सिविल सेवा में पूछे गए प्रश्नों का हल। कौन से खंड से? अभिवृत्ति खंड। एटीट्यूड के पार्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए, कहां से? 2015 एवं उससे आगे 2014 तक हम कर चुके थे। 2014 का क्वेश्चन आपको बताया था। चलिए 2015 पर सीधे आइए। प्रश्न उत्तर सत्र 2015 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, लोक सेवकों की अपने कार्य के प्रति प्रदर्शित दो अलग अलग प्रकार की आवृत्तियों की पहचान अधिकारी तंत्रीय आवृत्ति और लोकतांत्रिक आवृत्ति के रूप में की गई है। का इन दो पदों के बीच विभेदन कीजिए और उनके गुण दोष बताइए। था अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन के निर्माण के लिए क्या दोनों में संतुलन स्थापित करना संभव है? दो सवाल इन्होंने इसमें पूछे हैं। एक, लोकतंत्री और अधिकारी तंत्री आवृत्ति के बीच अंतर करते हुए उसके गुण दोष बताइए। दूसरा, अपने देश का तेजी से विकास की दृष्टि से बेहतर प्रशासन बनाने के लिए क्या इन दोनों को मिलाया जा सकता है? ठीक है, ये बात भी अब आप देखेंगे कि एटीट्यूड में इतने टाइप हो सकते हैं, किसी भी शब्द के साथ आवृत्ति जोड़ा जा सकता है। जैसे आज उन्होंने कह दिया अधिकारी तंत्री लोकतंत्री, कल कह देंगे सकारात्मक नकारात्मक, आगे हो सकते हैं कह दें कि समतामूलक, फिर कह दें कोई और टर्म उसके साथ जोड़ दें। तो आवृत्तियां तो बहुत सारे तरह की हो सकती है। तो ये आपको गेस करना होगा, क्या लोकतंत्र आप जानते कि नहीं जानते? समझ में क्या कहा? लोकतंत्री आवृत्ति। क्या लोकतंत्र आप जानते कि नहीं जानते? अगर लोकतंत्र आप जानते हैं और उसके साथ आवृत्ति जोड़ दिया गया, तो क्या लोकतंत्र और आवृत्ति को जोड़कर लोकतांत्रिक आवृत्ति का मायने आप निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते? अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा। देखिएगा कि क्या उसके लिए रटने की जरूरत थी या फिर हमारे दिमाग के विश्लेषण की क्षमता का इस्तेमाल हुआ। तो पहला भाग इसमें सीधे मैं आ रहा हूं सवाल के खंड पर। एक जगह पूछा है कि लोकतंत्रीय आवृत्ति और अधिकारी तंत्रीय आवृत्ति, इसमें पहले अंतर कीजिए, इन दोनों में अंतर। पहला भाग विभेदन कीजिए और विभेदन करने के बाद कहा फिर इनका गुण दोष बताइए। तो सीधे अगर आंसर लिखना हो तो लोकतंत्रीय आवृत्ति क्या लिखेंगे, कैसे करना चाहिए? लोकतंत्रीय आवृत्ति का मतलब लोकतंत्र प्लस आवृत्ति। अगर हम आवृत्ति के साथ लोकतंत्र को जोड़ दें तो लोकतंत्रीय आवृत्ति बनेगी। आवृत्ति पता होता है हमारे सोचने का ढंग, हमारे मूल्यांकन का ढंग, हमारे काम करने का ढंग, हमारे संवेग, यही आवृत्ति। आप कैसे सोचते हैं इसका आप दो तरीके सोच सकते हैं। एक, आप अधिकारी के तौर पर सोच सकते हैं। अब अधिकारी कैसे सोचता है? अधिकारी अपने आप को श्रेष्ठ मानता है। अधिकारी दूसरों से सलाह मशविरा करके निर्णय नहीं लेता, अकेले निर्णय लेता है। उसमें श्रेष्ठता का बोध है, निर्णय में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करता है। वो अपने आप को मानता है कि बुद्धिमान है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। जैसे जो लोग यूपीएससी क्रैक करके जाते हैं, क्या मान लेते हैं? हमारे नीचे काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को आदेश देना है, उनसे सलाह मशविरा नहीं करना है। हमारे नीचे काम करने वाले सेक्शन ऑफिसर्स को बुलाकर बैठाकर उनसे पूछना नहीं कि क्या निर्णय लें, उल्टा हम आदेश देकर कहते हैं कि निर्णय लिया इसको लागू करवाओ। अगर आप ऐसे करते हैं तो आप अधिकारी तंत्रीय आवृत्ति रखते हैं। अधिकारी तंत्री मतलब ये हो गया। तो आपको क्या समझना था? इधर सोचना है कि एक अधिकारी वाली अभिवृत्ति क्या होती है, और हमेशा ध्यान देना है कि चूंकि इन्होंने पूछा है तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताना पड़ेगा। आप कह सकते हैं नहीं सर, बहुत सारे अधिकारी होते हैं जो सलाह मशविरा भी करते हैं। बहुत सारे अधिकारी जो सलाह मशविरा करते हैं कहां आ जाएंगे? लोकतंत्र में आ जाएंगे। जब उन पदों में अंतर पूछा है तो आपको अंतर के हिसाब से सोचना है। जरा बताइए लोकतंत्र का मतलब क्या होता है। अब आपको लोकतंत्र का इस्तेमाल संदर्भ में करना होगा। एक आपको उदाहरण दिया था एक दार्शनिक विटगेन्स्टाइन का, कहा था कि सबसे बड़ी बात सवालों के संदर्भ में जरूरी है कि आप किसी शब्द का उस संदर्भ में इस्तेमाल करना सीखें। शब्दों के कोई निश्चित अर्थ नहीं होते, संदर्भ के साथ उनके अर्थ बनाए जाते हैं। उदाहरण दिया था कि अगर आप एक शब्द प्लीज डिक्शनरी में उसको देखने जाएंगे तो लिखा होगा कृपया, इसका मतलब कृपया हमेशा होगा, जरूरी नहीं। उदाहरण दिया था एक स्टूडेंट में ऑफलाइन क्लास ले रहा हूं, वहां क्लास शुरू होने के 20 मिनट बाद आए और मुझसे पूछे मे आई कम इन सर, तो मैं कह दूं हाथ उठा के प्लीज। इसका मतलब अब बताओ कृपया नहीं होगा इसका। मैंने शब्द क्या बोला? प्लीज। मैंने कहा प्लीज। तो मे आई कम इन, मैंने कहा प्लीज। इसका मतलब बताओ। कोई स्टूडेंट मान लो 10 मिनट लेट आया है, उसने पूछा मे आई कम इन सर, मैंने कहा प्लीज। इसका मतलब आ जाओ। मैंने कहा था कि मैं एक बस में ट्रैवल कर रहा हूं, मेरे बगल की सीट वाला आदमी बार बार मेरे ऊपर गिर रहा है, मैंने उसको जगाया, तो रहा है गिर रहा है मेरे ऊपर, मैंने जगाया, मैंने कहा प्लीज चलो ठीक से बैठो। कहा था कि मैं बाल कटवाने गया, नाई बाल छोटा किया जा रहा है, कटोरा काटने पे आमादा है, मैंने कहा भाई प्लीज, मतलब अब बस करो, इससे छोटा मत करो। आप क्लास मान लीजिए 3 घंटे के लिए लूं, आप कहेंगे प्लीज सर प्लीज, मतलब है बस कीजिए, अब मत पढ़ाइए। एक प्लीज शब्द 2 घंटे की क्लास के बाद तुम बोलोगे, उसका मतलब निकलेगा कि बस कीजिए मत पढ़ाइए। बाल कटवाते समय बोलोगे, उसका मतलब है कि इससे छोटा मत करो भाई। बस में अपने बगल बैठे आदमी को जो सो के तुम्हारे पर गिर रहा है उसको प्लीज बोलोगे, उसका मतलब निकलेगा कि जग जाओ भाई, दूसरे पैसेंजर भी साथ में तुम्हारे ट्रैवल कर रहे हैं, उनका स्पेस मत छीनो। उसी प्लीज को तुमने किसी आदमी से कुछ मांगने के लिए इस्तेमाल कर दिया, ऐसा संदर्भ होना चाहिए, उसका मतलब होगा कि ये चीज दे दीजिए हमको। शब्द एक, अर्थ अनेक। कैसे निकला अर्थ? संदर्भ से।
जब हम लोकतंत्र आवृत्ति कहते हैं तो लोकतंत्र का मतलब चुनाव से मत ले लेना। चुनाव लोकतंत्र का वो मायने है जिसका एक संदर्भ है। लोकतंत्र बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं आदमी बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं है, तानाशाह है। इसका ये नहीं कि वहां चुनाव करवाना है। इसका मतलब आदमी दूसरे के मतों को नहीं सुनता। लोकतंत्र में क्या होता है, ढेर सारे मत होते हैं, सब मतों को लेके साथ चला जाता है। लोकतंत्र मत भिन्नता को सम्मान देने का मामला है। तो लोकतंत्र का कौन सा वाला मायने यहां यूज करें आवृत्ति के संदर्भ में, ये आपको सोचना पड़ेगा। ये नोट्स नहीं बताएगा, कोई नोट्स आपको लिख कर नहीं देगा लोकतंत्र की आवृत्ति क्या, क्योंकि नोट्स ये थोड़ी जज करेगा कि अगली बार किस आवृत्ति पर सवाल पूछ ले। अगली बार कहते हैं संवैधानिक आवृत्ति क्या है। अब क्या नोट्स में 150 आवृत्तियों की सूची बना के आपको दी जाएगी, आप रटेंगे? आपको आवृत्ति पता होगी, उसके साथ कोई शब्द उसके पहले जोड़ दिया गया, तो आपको उसका संदर्भ ठीक वैसे निकालना पड़ेगा जैसे प्लीज का आप निकालते हैं। या प्लीज का जितना अर्थ मैंने बताया, इन अर्थों के लिए कोई नोट्स बना के आपको दिया जाएगा। प्लीज शब्द का इस्तेमाल नाई के साथ होगा तो उसका मतलब क्या निकलेगा, प्लीज शब्द का अर्थ टीचर के साथ क्लास में कोई बच्चा बोलेगा तो उसका क्या अर्थ निकलेगा, नोट्स बनाते हैं। या इसके मौजूदा प्लीज कोई टीचर से बोलता है प्लीज, मैं कभी आपको प्लीज, आप समझ नहीं लेते कि ये हमको नहीं आने के लिए कह रहा है, नोट से थोड़े समझते हैं। वैसे ही आपको शब्दों को संदर्भ में समझना पड़ता है। उदाहरण दिया था कि कोई कहते कि आज छत पर ईद का चांद निकला है, और दूर दूर तक ईद का कोई अभी चर्चा नहीं है। आपको समझ लेना चाहिए ईद का चांद निकलने का मतलब वो वाला चांद नहीं है। ईद का चांद निकलने का मतलब है कोई व्यक्ति जिसकी आप बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे, आज वो आदमी छत पे आया है, आप कहेंगे आज ईद का चांद निकला है। ये सारे जो अर्थ है ऐसे ही निकाले जाते हैं। जितना संदर्भ आप डिसाइफर कर सकेंगे उतना यूपीएससी के क्वेश्चंस को खोल सकेंगे। और संदर्भ कैसे हमको अलग पता चलते हैं, जब हम पूरे पेपर को कई बार करेंगे तो हमको ढेर सारे संदर्भ बनाने इथिक्स के संदर्भ में आ जाएंगे। तो चलिए अब देखिए अधिकारी का काम क्या होता है, पूछा गया है ना, लोक सेवकों में अपने कार्य के प्रति कहा गया कि लोक सेवक अपने कार्य के प्रति 2 आवृत्ति दिखाते हैं। ये किसकी आवृत्ति है, लोक सेवकों की आवृत्ति। अब आप जानते हैं कि लोक सेवक क्या करते हैं, लोक सेवकों का काम होता है निर्णय लेना, पॉलिसी बनाना। अब इस संदर्भ में आप सोचिए, एक सेवक लोकतांत्रिक हो तो कैसे निर्णय लेगा, दूसरा सेवक लोकतांत्रिक ना हो अधिकारी तंत्रिक हो तो कैसे निर्णय लेगा। उस संदर्भ में लोकतंत्र शब्द का अर्थ निकालना है। मैं कहूंगा कि यहां आवृत्ति का मतलब होता है मूल्यांकन, आवृत्ति का मतलब होता है दृष्टिकोण, आवृत्ति का मतलब होता है एक तरह का नजरिया, तो उसका एक सामान्य मीनिंग ले दो, मूल्यांकन, दृष्टिकोण, नजरिया। तो लोकतंत्र जोड़ने से क्या मतलब हो गया, जो आदमी नजरिया कैसा रखता हो लोकतांत्रिक, जिस आदमी का दृष्टिकोण कैसा हो लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक आदमी क्या होता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है क्या, नहीं। लोकतांत्रिक आदमी क्या होता है, लोकतांत्रिक आदमी होता है समतामूलक सोच वाला। लोकतंत्र में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना राजा है ना रंक है। लोकतंत्र में हर आदमी को समान मानने की टेंडेंसी। जब समतामूलक होता है तो लोकतंत्र में क्या होगा, लोकतंत्र में पाओगे निर्णय में क्या होगा, निर्णय में होगा विकेंद्री। भाई जब मैं सबको समान मानूंगा तो सबकी राय से निर्णय लूंगा, अकेले निर्णय लूंगा। जब मैं सबको समान मानूंगा तो निर्णय में सबकी भागीदारी करवाऊंगा, ठीक है। इसका मतलब लोकतंत्र का मतलब यहां क्या होगा, निर्णय में विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण मतलब सबकी सहभागिता। तो हम कहेंगे इसका मतलब हो गया निर्णय में सभी की सहभागिता। और निर्णय कैसे लिया जाएगा जब सबकी सहभागिता होगी, एक आदमी की विवेक से कि चर्चा से। हम कहेंगे चर्चा से निर्णय, चर्चा से निर्णय। जैसे संसद में लोकतंत्र में क्या होता है, माना जाता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष चर्चा से कानून बनाएंगे, ये लोकतंत्र। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता। राजतंत्र में राजा अपनी मर्जी से कानून बना देता है, ठीक है मंत्री की सलाह मांग ले, लेकिन राजा उससे बाध्य नहीं होता। लेकिन लोकतंत्र में हमको संसद में ही कानून बनाना है चर्चा करके। जो कानून वैध होते हैं, अध्यादेश की बात मत कीजिएगा, वो एक अपवाद होता है। कानून बनाने का वो सामान्य तरीका नहीं, वो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज है, इसलिए उसकी अवधि 6 महीने होती है। सामान्य जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसमें आपको पहले बिल रखना पड़ेगा, सदन में चर्चा होगी, चर्चा के बाद फिर जब पास होगा तब वो कानून बनेगा। तो लोकतंत्र जहां आता है वहां क्या देखते हैं, सब चर्चा में शामिल हो जाते हैं। लोकतंत्र जहां आता है वहां हर आदमी को बोलने की आजादी मिल जाती है। लोकतंत्र जहां आता है वहां कोई छोटा बड़ा नहीं रह जाता। लोकतंत्र जहां आता है वहां विकेंद्रीकरण हो जाता है। और लोकतंत्र जहां आएगा वहां उत्तरदायित्व होगा, साझा उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व। पूरा विभाग जो है वो निर्णय लेगा, जनता निर्णय में शामिल होगी तो उत्तरदायित्व साझा होगा। तो लोकतंत्र में जब आप बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि एक आदमी जिसका नजरिया समतामूलक हो, जो निर्णय को विकेंद्रीकृत करने में यकीन रखता हो, क्या मानता हो, गांव वाले अपना निर्णय सामूहिक चर्चा से ग्राम सभा में लेंगे, पंचायत वहां लेगी, मैं अपने विभाग में निर्णय वहां भी विकेंद्रीकरण चर्चा से लूंगा, ठीक है। निर्णय में सबकी सहभागिता होगी, निर्णय करने में चर्चा से निर्णय लिया जाएगा। और जब चर्चा से निर्णय लिया जाएगा कैसा निर्णय होगा, गोपनीय की पारदर्शी, तो जो यकीन करता हो किसमें, पारदर्शिता में, जो यकीन करता हो किसमें, वस्तुनिष्ठता में, जो यकीन करता हो किसमें, तार्किकता में। जब भी चर्चा से निर्णय लिया जाएगा तो निर्णय में क्या होगा, तर्क, गोपनीयता नहीं होगी। जब सब मिलकर निर्णय लेना, गोपनीय क्या है। संसद में कोई कानून बनाया जाता है तो जब बहस होती है आप उसको सुन सकते हैं संसद टीवी पर जाकर, तो गोपनीय नहीं होती, पारदर्शिता। लोकतंत्र आया तो भारत में सूचना का अधिकार आ गया, वो पारदर्शिता, क्या आप सूचना मांग सकते हैं किसी कानून के बारे में। लोकतंत्र को आपको सोचना होगा ऐसे। आवृत्ति के संदर्भ में जब हम लोकतंत्र सोचेंगे तो क्या क्या बात है, इसमें कोई बात नई नहीं है। अगर आप लोकतंत्र को जानते हैं और आवृत्ति के संदर्भ में उसको जोड़ा जा रहा है तो आपको ऑब्वियसली बहुमत की सरकार और चुनाव वहां नहीं जाना चाहिए। यहां लोकतंत्र का आवृत्ति के संदर्भ में मायने होना चाहिए कि लोकतंत्र एक तरीके से स्वतंत्रता, समानता, चर्चा, इस तरह के मूल्यों पर बल देने वाला विचार है, ठीक है। लोकतंत्र में हर चीज पारदर्शी होती है, जनता के सामने हर चीज रखी जाती है, सारे हितधारकों की बात उसमें सुनी जाती है, सहभागिता पर जोर दिया जाता है। ये लोकतंत्र है। हमने भी लोकतंत्र को मजबूत किया, पंचायती राज बनाया, विकेंद्रीकरण किया है। दूसरा अधिकारी तंत्र की वृद्धि, इसका बिल्कुल उल्टा है। क्या उल्टा है,
अधिकारी होता है जो अपने आप को ऊपर रखता है, कमांड स्ट्रक्चर। क्या मानता है? वो मानता है निर्णय लेना सिर्फ अधिकारी का काम है, उसके नीचे मातहतों का काम नहीं। तो यहां कैसे होगा? यहां निर्णय व्यक्तिगत विवेक से होता है। एक अधिकारी मानता है उसको जो ठीक लगेगा वो निर्णय लिया जाएगा। इसे कहते हैं विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग। विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग, डिस्क्रिशनरी पावर तो मनमानापन भी कहते हैं कई बार। अधिकारी अपनी मन मर्जी से निर्णय लेता है। तो अधिकारी तंत्री वाला होता है वो मानता है निर्णय लेना मेरा काम है, अपने नीचे माथा तो मैं क्या पूछूंगा। तो अधिकारी तंत्रीय वृत्ति में विवेकाधीन शक्ति, निर्णय में जब विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? वस्तुनिष्ठता क्या आत्मनिष्ठता? पढ़ा तुमने आत्मनिष्ठता वस्तुनिष्ठता? वस्तुनिष्ठता होती है जो सबके लिए समान, आत्मनिष्ठता होती है जो मेरी मर्जी मेरी लाइकिंग के अनुसार हुई। अधिकारी अपनी पसंद के हिसाब से निर्णय लेते हैं। तो अधिकारी तंत्रीय वृत्ति में यकीन करते हैं अपनी पसंद के हिसाब से निर्णय लेते हैं। लोकतंत्रीय वृत्ति में आपकी पसंद नापसंद से नहीं, चर्चा से जो बात सबसे ज्यादा तार्किक होगी वो निर्णय लिया जाएगा। इसमें पाई जाएगी आत्मनिष्ठता, सब्जेक्टिविटी। इसमें पाया जाएगा डिस्क्रिशनरी पावर। अंग्रेजी में टर्म और थोड़े प्रिसाइज लगते हैं, इसको डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, इसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं। इसमें और क्या बात होगी? इसमें इसका भाव होता है श्रेष्ठता का बोध। एक व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ और बाकियों को अपने से कमतर मानता है। लोकतंत्र में आप जानते हैं यहां क्या है? सेवक का भाव। एक अधिकारी जो लोकतंत्र में अधिकारी का काम कर रहा है मानता है कि जनता सर्वोच्च है, हम सेवक हैं। लोकतंत्र में जनता की संप्रभुता होती है। जनता तय करती किसकी सरकार बनेगी, जनता तय करती किसकी सरकार बदलेगी, जनता की मर्जी से विधायिका में बैठे लोग कानून बनाते हैं, इसलिए इसको लोक सेवक कहते हैं। सेवा वाली नैतिकता होती है। और यहां शासक का भाव। वहां समतामूलक बात है तो यहां अभिजात्यता है, इलीटनेस है। अधिकारी अपने आप को अभिजात मानता है, इलीट है, वो दूसरे क्लास में है, तो अभिजात्यता का बोध होता है। सेवक की बजाय अपने आप को शासक की तरह ट्रीट करता है, विवेकाधीन शक्ति से निर्णय लेता है। और क्या होता है? और इसमें पाई जाती है अधिकारी कैसे निर्णय लेता है? एक आईएएस अधिकारी जब निर्णय लेता है अधिकारी तंत्री से, सबसे चर्चा किया नहीं तो उसका निर्णय वही जानता है। उसकी मर्जी होगी तो तुम जानोगे तो नहीं जानोगे। जब निर्णय हमने सबने मिलकर लिया, जितने हितधारक के सबने मिलकर लिया, सबको पता है। अधिकारी तंत्रीय वृत्ति से लिए गए निर्णयों में गोपनीयता होती है। अब ये बात जो मैंने निकाली, कैसे निकाली? आप भारत के किसी सामान्य कलेक्टर या डीएम के कामकाज के तरीके को देख लीजिए। अगर उस डीएम में आप पाते हैं उसने डिसीजन क्या लिया आपको पता नहीं चलता, आपको डीएम बताता नहीं है। डीएम ने गांव के बारे में अगर किसी निर्णय लिया तो बुला के गांव वालों के साथ बैठता नहीं है, तो आप कहेंगे यही ज्यादातर भारत में देखा जाता है। तो वही अधिकारी तंत्रीय वृत्ति। आप देखेंगे कि हमारे देश में ज्यादातर डीएम को कलेक्टर को जनसेवक कहकर जनता नहीं पुकारती, उनको अधिकारी कहती है। अधिकारी वो है जो माना जाता है जिसके पास अधिकार है। अधिकार मतलब डिस्क्रिशनरी पावर है, जो अपनी मर्जी से काम करता है। तो अगर आप सामान्य डीएम को देख लें तो आप क्या पाएंगे? वही जो पाएंगे वही वृत्ति है अधिकारी तंत्र। क्या पाते हैं? वो अभिजात की तरह बिहेव करते हैं, उनके साथ एक ऑर्डरली चलता है, उनका प्रोटोकॉल होता है, सड़क पर उनकी गाड़ी जब चलेगी तो उसके लिए भी जगह बन जाती है छोटे जिलों में। ये अभिजात्यता है, ये समानता का बोध नहीं है। डीएम अपनी मर्जी से कोई निर्णय ले सकता है। वही बात आपको लिख देनी थी यहाँ, कि नोट्स काम नहीं करेगा, आपकी समझ काम करेगी। भारत में हम जब किसी जिले में जाते हैं, बिहार के, मध्य प्रदेश के, झारखंड के, तो वहां डीएम को कैसे काम करते देखते हैं? हम पाते हैं डीएम में अभिजात्यता है, बड़े से बंगलों में खूब नौकर चाकर के साथ रहता है, उससे मिलना मुश्किल है। जनता के साथ मिलता है तो अपने आप को सेवक की तरह नहीं दिखाता, स्वामी की तरह दिखाता है। उससे आप अनुरोध करते हैं, कहता देखेंगे, उसकी जो मर्जी होगी उसके हिसाब से निर्णय होता है। किसी मामले में आपने अपील कर रखी डीएम के, आप जानते हैं कि आप सही, लेकिन आपको भरोसा नहीं होता कि आपके पक्ष में निर्णय आ जाएगा। आपको लगता है पता नहीं किसी नेता होता है कोई दूसरा पार्टी ना कहलवा दे, हमारे खिलाफ निर्णय चला जाए। आप गारंटीड तौर पर नहीं जानते कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो भारत में पुलिस और डीएम एसपी हमेशा आप ही को न्याय देंगे। हो सकता है जिसने गलत आपके साथ किया उसके पक्ष में निर्णय दे दे। सब निर्णयों में क्या है? मनमानापन है। यही अधिकारी तंत्रीय वृत्ति है। मनमाने तरीके से निर्णय ले लिया, गोपनीय निर्णय है, उनमें श्रेष्ठता का बोध है, उनमें अपने विवेक से निर्णय लेने की प्रवृत्ति है, चर्चा वर्चा से निर्णय नहीं करते, खुले में नहीं करते। तो हम कहेंगे ये जो बात है ये अधिकारी तंत्र। इसी से दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया। टेक्निकली आप जाएंगे थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, एक दो टॉपिक जब हम पढ़ेंगे शासन में तो हम बताएंगे इसको हीगलवादी वृत्ति कहते हैं, हीगेलियन एटीट्यूड। क्यों आया है? अभी आपने कल देखा होगा, परसों न्यूज आ रही लगातार, जितना सीआरपीसी आईपीसी इसका नाम बदला जा रहा है। और आर्गुमेंट क्या दिया गया? आर्गुमेंट दिया गया है आईपीसी और सीआरपीसी भारतीयों पर शासन करने और उनको दंड देने के लिए बनाई गई थी। अंग्रेज आईपीसी और सीआरपीसी का प्रयोग करके इंग्लिश अंपायर को, ब्रिटेन के अंपायर को मजबूत करना चाहते थे। भारतीयों को जेल में डालना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, उससे कानूनी ताकत हासिल करना चाहते थे, उनको कानून से नियंत्रित करना चाहते थे। और आज जब भारतीयों की अपनी सरकार है, कोई साम्राज्यवादी सरकार के अधीन भारतीय नहीं रह रहे, तब भारतीयों को दंड देने के लिहाज से कानून नहीं बनाया जाना चाहिए, भारतीयों को न्याय देने के लिहाज से कानून बनाया जाना चाहिए। तो सरकार ने क्या कहा है? पहले आईपीसी सीआरपीसी दंड देने के लिए बनाई गई थी, जबकि आज लोकतांत्रिक समय में कानूनों का मुख्य उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना होना चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने कहा कि 3 कानूनों को बदलेंगे। आईपीसी जो 1860 में बना, सीआरपीसी जो 1892 में बना, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम एविडेंस एक्ट जो 1872 में बना, तीनों को बदला जा रहा है। क्योंकि माना गया है कि वो अधिकारियों को एम्पावर करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को एम्पावर करते हैं, उनको जनता को दंड देने की ताकत बढ़ा देते हैं। आज के समय लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र को जनता को एम्पावर करना है, कहा सरकार ने यही है। उससे भी आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कॉलोनियल सेटअप है। हमारे देश में जो डीएम हैं, जो बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े ऑर्डरली के साथ चलते हैं, अभी कुछ दिन समय पहले तक उनकी गाड़ी पर लाल नीली बत्ती लगी होती थी, वो सब साम्राज्यवादी सोच से, उपनिवेशवादी सोच से बनाया गया ढांचा था। उसी को अधिकारी तंत्रीय वृत्ति है। ठीक है, तो ये करना क्या था? सिंपली अधिकारी एक सोचना था, भारत का टिपिकल अधिकारी वो कैसे निर्णय लेता है, उस निर्णय को आपको यहां लिख दे रहा था, वही अधिकारी तंत्री हो जाता है।
और अधिकारी से निर्णय कैसे लेने की अपेक्षा की जाती है लोकतंत्र में, वो लिख देते हुए इधर हो जाता। कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। लोकतंत्र और अधिकारी की समझ आपके पास होनी चाहिए। उसमें अंतर हो गया, अंतर भी हो गया। क्या हो गया? इधर चर्चा से निर्णय, उधर विवेकाधीन शक्ति से निर्णय। इधर समानता का बोध, उधर अभिजात्यता का बोध। इधर सहभागिता और खुलापन, उधर गोपनीयता और अकेले निर्णय। ये अंतर हो गया। तो पहला भाग आपका हो गया कि अंतर इसमें क्या है। इसी का एक दूसरा पार्ट है, ए का ही, इसकी गुण और दोष बताइए। तो चलिए जरा देखते हैं। लोकतंत्री आवृत्ति के गुण और दोष। फिर एक बार अधिकारी तंत्री आवृत्ति के गुण दोष निकाल लेंगे। लोकतंत्री आवृत्ति का गुण क्या होगा? पहला गुण ये होगा कि ये भारत के संवैधानिक ढांचे की नैतिकता के अनुरूप है। भारत के संविधान के ढांचे में कौन सबसे श्रेष्ठ है, कौन सबसे ऊपर है? अधिकारी की जनता? जनता। जनता के लिए शासन करना है, तो अधिकारी श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? मतलब ये भारत का संविधान ये कहता है हम भारत के लोग हैं जो सबसे ताकतवर हैं। बाकी सब हमारे लिए सेवक होने चाहिए। जितना ढांचा में शासन बनाया वो सेवा के लिए बनाया है, शासन के लिए नहीं बनाया है। तो अगर कोई अधिकारी इसी धारणा से जनता को श्रेष्ठ मानकर जनता को निर्णय में शामिल करता है, खुलेपन से निर्णय लेता है, समान मानता है लोगों को, फिर इसका तो वो संवैधानिक आदर्श के ज्यादा नजदीक है। हम कहेंगे ये क्या है? ये सेवा की नैतिकता या फिर लोक सेवा के आदर्श से भी संगत है। अधिकारी को हमने बनाया जनता की सेवा के लिए, तो अगर वो अभिजात्यता दिखाएगा, मनमानापन करेगा, तो सेवक कहा होगा। इसका मतलब जिसको जन सेवा या लोक सेवा कहते हैं उसके साथ भी ये संगत है। तो पहला गुण क्या हो गया? संविधान और लोक सेवा या जन सेवा के आदर्श से ये वाला मूल ज्यादा संगत। फिर हम क्या कहेंगे? तो पढ़ोगे आगे, सिविल सेवा के आधारभूत, तुम्हारे सिलेबस में टॉपिक है, टॉपिक का नाम है तुम्हारे सिलेबस के फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। और फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज में क्या लिखा है? निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता। इसका मतलब है कि निर्णय तुम मनमाने तरीके से नहीं लोगे, अपनी मर्जी से नहीं लोगे, वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना है, पारदर्शिता। तो जो सिविल सेवा के आधारभूत मूल्य हैं वो सब भी लोकतांत्रिक आवृत्ति से मिलेंगे। सिविल सेवा के मूल्यों में आत्मनिष्ठता नहीं लिखा है, सिविल सेवा के मूल्यों में विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग नहीं लिखा है, लेकिन सिविल सेवा के मूल्यों में निष्पक्षता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, ये सब लिखा है। और सत्यनिष्ठा मतलब है भारतीय संविधान के आदर्श या सत्यों की प्रतिष्ठा। इसलिए हम कहेंगे कि ये सिविल सेवा के आदर्शों के साथ संगत है, सेवा की नैतिकता से संगत है, संवैधानिक आदर्शों के साथ संगत है। हम कहेंगे ये इसमें गुण क्या है? जब आप खुलेपन से निर्णय लेंगे, चर्चा से निर्णय लेंगे, सबको शामिल करेंगे, पारदर्शिता बढ़ जाएगी, वस्तुनिष्ठता बढ़ जाएगी, मनमानापन कम हो जाएगा। भ्रष्टाचार की संभावना क्या होगी? गोपनीय निर्णय में भ्रष्टाचार ज्यादा हो सकता है या पारदर्शी में? मनमानेपन से लिए गए निर्णय में आप भ्रष्टाचार कर सकते हैं कि जो निर्णय तार्किक होगा उसमें भ्रष्टाचार कर सकते हैं। तार्किक निर्णय में भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। जो निर्णय पारदर्शी होगा उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये जो निर्णय है, इस निर्णय से क्या आएगी? इससे हम कहेंगे शासन की संस्थाओं में क्या होगा? पद का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, इसमें भ्रष्टाचार की संभावना घट जाएगी। जब एक अधिकारी अपनी मर्जी से निर्णय लेता है तो घूस लेके आपके पक्ष में निर्णय दे सकता है मनमानीपन से, लेकिन जब निर्णय लेने के लिए 10 लोग इकट्ठा होंगे, सब मिलजुल कर निर्णय लेंगे, तो उसके मन से निर्णय हो नहीं रहा अकेले, तो घूस लेके कैसे निर्णय कर पाएगा? अभी आप कहते ना कि आप न्यायपूर्ण तरीके से डीएम के पास गए, कलेक्टर के पास गए कि आपके पक्ष में न्याय हो, आपके साथ अन्याय हुआ है, लेकिन दूसरे पक्ष ने डीएम को या किसी अधिकारी को घूस दे दिया, 10 लाख घूस दे दिया, डीएम क्या करेगा? आपके खिलाफ उस आदमी के पक्ष में निर्णय कर देगा। पुलिस अक्सर ऐसा करती है, पुलिस घूस लेकर निर्णय कर देती है। एफआईआर में छेड़खानी करके उससे छेड़छाड़ करके तथ्यों से निर्णय उस आदमी के पक्ष में कर देती जो अपराधी, धाराएं कमजोर कर दी। तो ये सारी बात अगर आप समझते हैं कैसे इससे भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, कैसे इससे अच्छा इससे इफिशियंसी शासन की संस्थाओं की, उनकी प्रभावशीलता बढ़ जाएगी, उनकी सत्यनिष्ठा बढ़ जाएगी। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे शासन में सुष्ठता इसी से बढ़ती है। जब निर्णय पारदर्शी होता है, सारे निर्णय वस्तुनिष्ठ तरीके से लिए जाते हैं, इसे आप कहेंगे क्या होगा? शासन की संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। आज एक गरीब आदमी उसके साथ अन्याय हो जाए तो इस भरोसे से नहीं जाता मैं पुलिस में जा रहा हूं तो तुरंत जो आदमी से मेरे साथ अन्याय किया पकड़ा जाएगा, उसको दंड होगा। उस पर भरोसा नहीं होता। कोई नेता ढूंढता है पुलिस में उसके साथ जाए। तो संस्थाओं पर हमारा भरोसा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रवृत्ति अगर हो, अधिकारियों में संस्थाएं पारदर्शी हो जाए, वस्तुनिष्ठ निर्णय होने लगे, तो लोगों का भरोसा बढ़ जाएगा। जनता अधिकारियों की, डीएम की, एसपी की, एसडीएम की बहुत रिस्पेक्ट करने लगेगी। तो लगेगा कि यहां मामला गया तो न्याय ही होगा, यहां कभी गलत नहीं होगा। राज्य की प्रतिष्ठा, संस्थाओं की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी। तो इससे दूर तक आप जाएंगे। कभी आपको दूसरा सवाल करना हो तो आप कहेंगे इसी से अपराधियों, माफियाओं को रोका जा सकता है। क्या होता है? जब आप राज्य के पास गए, डीएम के पास, पुलिस में गए, आपका न्यायपूर्ण काम भी नहीं हो रहा, 5 साल से आप दफ्तर का चक्कर लगा रहे हैं, कोर्ट कचहरी चले गए, 12-15 साल इंतजार कीजिए, न्याय हो ही नहीं रहा है। तो आदमी अपने इलाके के छोटे मोटे अपराधी, माफिया के पास जाता है, वो एक फोन करता है, आपका काम हो जाता है। तो जो काम राज्य को करना चाहिए अपराधी तुरंत करवा दिया, राज्य 12 साल से नहीं करवा पा रहा है। लोग के अपराधियों पर प्रतिष्ठा बनने लगती है। इसलिए पाओगे भारत में चुनाव में अपराधी जब लड़ते हैं तो खासे लोकप्रिय होते हैं, उनको बहुत सारी पार्टियां टिकट देना चाहती हैं, तो क्या अपराधी लोगों का काम करवाता है। वो काम जो राज्य को करवाना चाहिए, पुलिस को करवाना चाहिए, अपराधी ने करवा दिया। अपराधी के एक फोन से आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बैठा तो उसने छोड़ दी जमीन आपकी।
अपराधी ने किसी डॉक्टर को फोन कर दिया कि इनका इलाज करिए, इनका पैसा थोड़ा कम लीजिए, डॉक्टर ने फीस घटा दी अपनी, तो अपराधी की जनता अच्छा रखेगी। है वो एक दूसरी बात हो जाती है, लेकिन आपको समझाने के क्रम में बता दिया। तो आप दिखाएंगे लोकतांत्रिक निर्णय अगर होंगे तो उनसे इस तरह की बात आएगी। और क्या आएगा? लोकतांत्रिक निर्णय से सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना, सामूहिक उत्तरदायित्व भावना, कलेक्टिव ओनरशिप। जब सब मिलकर निर्णय लेंगे तो निर्णयों को लागू करने में सबकी रुचि होगी, सब अपने आप को उत्तरदायी समझेंगे। तो कलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी का भी आइडिया इससे आता है। इस तरह की कुछ बात आपको लोकतंत्री आवृत्ति के गुण में बतानी चाहिए। ये सब बात कहां से मैंने निकाली है? किसी नोट से नहीं, सोचकर। जब लोकतंत्र मजबूत होता है, लोकतांत्रिक आवृत्ति मजबूत होती है, तो संस्थाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, तो भ्रष्टाचार कम होगा, भ्रष्टाचार कम होगा, मनमाना कम होगा, मनमानापन कम होगा, तो संस्थाएं विश्वसनीय ज्यादा बनेंगी। हमने निकाला कि लोकतांत्रिक आदर्श के हिसाब से संस्थाएं काम करेंगी या व्यक्ति काम करेगा, उसमें लोकतांत्रिक आवृत्ति होगी। तो जो सेवा की नैतिकता है, जैसे वस्तुनिष्ठता का मूल्य, निष्पक्षता का मूल्य तो बढ़ जाएगा, निष्पक्ष निर्णय होने लगेंगे, क्योंकि एक अधिकारी अपनी मर्जी से पक्षपात अब नहीं कर सकता है। इस तरह की कुछ बात आप कह सकते थे, इसका गुण होगा। दोष क्या होगा? दोष है कि आप पाते हैं कि जब सबसे चर्चा करके आप निर्णय लेना चाहते हैं, सहमति से निर्णय लेना चाहते हैं, सबकी बात सुन के निर्णय लेना चाहते हैं, तो निर्णय बहुत देरी होती है, सहमति बनाना बड़ा मुश्किल होता है। इससे क्या होगा? इससे निर्णय में देरी, आम सहमति बनाना कई बार संभव नहीं होता। और क्या दिक्कत हो सकती है? जब आप निर्णयों को सहभागिता से लेते हैं, सारे हितधारकों को उसमें शामिल कर लेते हैं, तो कई बार हितों का टकराव होता है। कई बार ये भी हो सकता है जो लोग संख्या में ज्यादा हो उन्हीं के पक्ष में निर्णय चला जाए। इसमें खतरा क्या होता है? आपने ज्यादा हितधारकों को ले लिया, अब ज्यादा हितधारक किसी बात को करवाना चाहते हैं जो जरूरी नहीं निष्पक्ष हो, इसमें संख्या जिनकी ज्यादा होगी उनका बोलबाला होता है, तो आप कहेंगे इसमें उपयोगितावादी निर्णय हो जाता है, इसमें निर्णय बहुमत के पक्ष में झुक जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें निर्णय में बहुमत का समर्थन होता है या बहुसंख्यक वर्ग जो होगा उसका समर्थन होता है। तो ये दोष है। हमको तो निर्णय लेना था सबके लिए, लेकिन हो सकता है निर्णय में कोई स्टेक होल्डर्स एक वर्ग के ज्यादा हो, वो निर्णय को अपने पक्ष में झुका ले, तो देरी होना निर्णय में, सहमति ना बन पाना निर्णय में, इस तरह की दिक्कत अधिकारी तंत्र निर्णय में होगी। प्रक्रियाएं, पॉलिसी, ये सब बनाने में लेट होगा। अब देखिए दूसरे में आइए। दूसरा है अधिकारी तंत्रीय निर्णय। इसमें गुण, गुण क्या? उसका जो दोष है इसका गुण हो जाएगा। अकेले निर्णय लेना है तो क्या होगा? निर्णय शीघ्र होंगे, सिविल सेवक पर जन दबाव ना होने से वह बहुमत या बहुसंख्यक वर्ग के हित में निर्णय नहीं लेगा, बल्कि वह निर्णय लेगा जो उचित हो। अकेले आपको निर्णय लेना है, आपको सबसे पूछ कर नहीं लेना, जल्दी ले लेंगे निर्णय। आप अपनी मर्जी से निर्णय ले सकते हैं, विवेक से, तो जिनका बहुमत है उनके दबाव में आप हमेशा नहीं आएंगे, लोक लुभावनवाद में नहीं फंसेंगे। इसमें क्या होगा? इसमें पॉपुलिज्म, लोक लुभावनवाद नहीं होगा। लोक लुभावनवाद क्या होता है? जो जनता को हो पसंद वही काम करेंगे ना, गाना है ना, तुमने सुना है, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो रात कहेंगे। अगर ब्यूरोक्रेट्स को आप इतना डेमोक्रेटिक बना देंगे, हर निर्णय में जनता और सारे हितधारक शामिल होने लगेंगे, तो ब्यूरोक्रेट्स पर ठीक वैसा ही दबाव आ जाएगा जैसे पॉलिटिशियन पर है। पॉलिटिशियन कई बार सही बात नहीं कर पाते क्योंकि उनको पता होता है कि जनता नाराज हो जाएगी। कई बार पॉलिटिशियन कुरीतियों और रूढ़ियों का विरोध नहीं कर पाते क्योंकि उनके क्षेत्र की जनता रूढ़िवादी है। अगर उस रूढ़ी के खिलाफ पॉलिटिशियन बोलेगा उसको जनता वोट नहीं देगी, इसलिए पॉलिटिशियन धर्म के खिलाफ प्राय नहीं बोल पाते, धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ भी नहीं बोल पाते। तो क्या करते हैं? जो जनता को पसंद होता है बात कहते हैं। ब्यूरोक्रेट्स भी अगर लोकतंत्र के आप अधीन लिया देंगे, जैसे पॉलिटिशियन में ये दोष पाया जाता है, वैसे ब्यूरोक्रेट्स में भी होने लगेगा। लोक लुभावनवाद की तरफ चला जाएगा, वो गुण होगा इसमें अधिकारी तंत्र में, उसको लोक लुभावनवाद के दबाव में आने की जरूरत नहीं, जनता की पसंद नापसंद के हिसाब से नहीं, तो ठीक है वो निर्णय ले सकता है। तो ये इसके गुण में और क्या होगा? तकनीकी ज्ञान पर ज्यादा बल होगा, हितधारकों की पसंद पर नहीं। सबको खुश करने वाला निर्णय नहीं होगा। निर्णय वो होगा कि हमको हाईवे बनाना है, हमको फ्लाईओवर बनाना है, तो जो टेक्निकली करेक्ट डिसीजन वो लिया जाए। कई बार सारे हितधारकों के पास ज्ञान का अभाव होता है, उनके पास तकनीकी ज्ञान नहीं है, तो वहां अधिकारी तंत्र निर्णय ज्यादा ठीक होगा। अधिकारी कुछ तकनीक का ज्ञान रखने वाले लोगों से चर्चा करके निर्णय ले ले, वो सारे हितधारक जो उस निर्णय में है उनको शामिल ना करें। दोष यही होगा जो आपने पहले लिख रखा है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। दोष में आपने देखा था कि इसमें गोपनीयता है, इसमें मनमानापन है, वो सब उसके बारे में पहले आपने बता रखा है। पहला भाग आपका ये। अब लिखेंगे कैसे? मैंने समझा दिया। देखा आपने, कितना भी नहीं लिख पाएंगे आप, एग्जाम में देखिएगा नहीं लिख पाएंगे। तो लिखना तो आपको ऐसे था कि लोकतंत्री और अधिकारी तंत्री आवृत्तियां हमारे देश में उन दो आवृत्तियों की सूचक हैं
जो क्रमशः संवैधानिक आदर्शों के अनुरूप मूल्यांकन के नजरिए तथा उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी सिविल सेवकों के नजरिए को प्रतिबिंबित करती हैं। और सरल भाषा में कहना चाहते हो कैसे कहोगे? लोकतंत्री आवृत्ति भारतीय संविधान के निर्माण के बाद जन सेवकों में जैसी आवृत्ति होनी चाहिए, यथा सारे निर्णय सहभागिता के साथ, चर्चा से, वस्तुनिष्ठ तरीके से, विकेंद्रीकरण के द्वारा लिए जाने चाहिए, इस आवृत्ति को कहते हैं। इसके विपरीत अधिकारी तंत्री आवृत्ति वह आवृत्ति है जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के दौर में भारतीयों पर शासन करने के लिए कही गई आईसीएस अधिकारियों की मानसिकता को उचित करती है। इसमें अधिकारी अपने आप को अभिजात्य, श्रेष्ठ मानते हैं और निर्णय मनमाने पर विवेकाधीन शक्तियों से लेते हैं। इसमें पारदर्शिता की जगह गोपनीयता पाई जाती है। तो आप सीधे सीधे ऐसे लिख देते हैं। तो आप कहते हैं कि लोकतंत्री आवृत्ति के गुण निम्नवत हैं। 2-3 गुण जो आप चाहते इसमें से ले आते, और दोषों में कह देते कि इसमें दोष में निर्णय में देरी होती है। कई बार हितधारकों के शामिल होने पर उनकी पसंद का लोक सेवक पर दबाव पड़ता है, जिससे लोक सेवक लोक लुभावनवाद की तरफ चला जाता है। फिर आप आते अधिकारी तंत्री निर्णय पर। अधिकारी तंत्री निर्णय में आप कह देते इसका गुण यह है कि अधिकारी तंत्री आवृत्ति रखने वाले गुण में इसके तकनीकी ज्ञान के आधार पर निर्णय, गुण में इसके शीघ्र निर्णय कमांड स्ट्रक्चर के साथ होता है, तो निर्णय लागू करवाया जाता है जल्दी, क्योंकि बाकी लोग उसके अधिकारी के आदेश का पालन करते हैं, आदेश पालन का भाव होता है, इसका गुण होगा। लेकिन दोष में आप कहेंगे इसमें मनमानापन और गोपनीयता और इसमें भेदभाव, पक्षपात की संभावना हो सकती है। लिखने में आप ऐसे लिखेंगे, समझाने मैंने आपको समझाया। अब देखिए पूछा गया क्या इन दोनों का कोई समन्वय हो सकता है? हाँ भाग था इन दोनों आवृत्तियों के समन्वय की संभावना। आप कहेंगे बिल्कुल है। आप कहेंगे आज हमारे देश में सारा जो अधिकारी काम करते हैं किसके लिए करते हैं? लक्ष्य क्या है? लक्ष्य विकास और जन कल्याण। विकास और जन कल्याण, ये कैसे होगा विकास और जन कल्याण? इसका मतलब क्या है? आज हम कहेंगे लोक सेवक 2 लक्ष्यों के लिए निर्णय लेते हैं। एक है विकास के लिए, दूसरा किसके लिए? जन कल्याण के लिए। अब जरा विकास देखो, विकास में कितना विकास है? एक विकास है आधारभूत ढांचे का विकास, एक विकास है आर्थिक विकास, और दूसरा विकास है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। विकास 2 है। जरा बताओ, आधारभूत ढांचे और अर्थव्यवस्था के बारे में निर्णय लेने की आम जनता से चर्चा करनी चाहिए। आम जनता को इतने तकनीकी ज्ञान की समझ नहीं है। कल को आप न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कुछ सोचना चाह रहे हो, क्या आम जनता को बुला के बैठा के पूछेंगे? ये कैसा क्षेत्र है? ये क्षेत्र है किसका? ये विशेषज्ञता का क्षेत्र। तो यहां हम कह सकते हैं कैसा निर्णय हो सकता है? अधिकारी तंत्री। इस निर्णय में अधिकारी केवल तकनीकी ज्ञान के आधार पर निर्णय ले सकता है। लेकिन जहां मानव विकास का संबंध है, इसका शिक्षा का, स्वास्थ्य का, पोषण का, बहुत सारे और, यहां जितना ज्यादा सहभागिता होगी लोगों की उतना ये मानव विकास होगा। मानव विकास के मामलों में, राज्य के संसाधनों को बांटने के मामले में अधिकारी अगर अपनी मर्जी से निर्णय लेगा तो भ्रष्टाचार कर सकता है, संसाधनों के बांटने में मनमानापन दिखा सकता है, भेदभाव कर सकता है। इसलिए मानव विकास के संदर्भ में यहां क्या है? यहां आप कहेंगे कि हाँ लोकतंत्री आवृत्ति ठीक है। गांव के स्कूल को कैसे ठीक करना है, अधिकारी भी बैठे और गांव के लोग भी बैठे, दोनों मिलकर देखेंगे तो गांव के लोग अपना जो उनका एक्सपीरियंस है और इनपुट है वो दे सकेंगे, अधिकारी अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करेगा, उससे निर्णय बेहतर होगा। तो जितना वितरणकारी काम है राज्य का, उस वितरणकारी काम में जनता और अधिकारी दोनों शामिल होंगे। लेकिन जो तकनीकी मामले हैं विकास के, उनमें जनता की भूमिका बहुत कम होगी। ठीक है, तो ये बात आप समझते हो। ऐसे कल्याण में भी, आप इधर वाले में कल्याण के मामले में भी कई तरह कल्याण है। एक बौद्धिक कल्याण है, जनता का अधिकार प्राप्त करना, उसका सशक्त होना। तो इधर आप क्या कहेंगे? न्याय, सशक्तिकरण, जनता का बौद्धिक कल्याण, इन सब में कौन सी आवृत्ति ज्यादा ठीक है? लोकतांत्रिक आवृत्ति। अगर जनता अधिकारी को श्रेष्ठ मान के रहेगी तो न्याय कैसे लेगी? न्याय तो वो जनता ले सकती है जो सशक्त हो, जो भीख मांगने के अधिकारी पास नहीं जाती, ना हक मांगने के लिए जाती है। जब आप अधिकारी के साथ जनता को बार बार बैठाएंगे, निर्णय में वो भी शामिल होगा, तो अपने आप को इंफीरियर नहीं मानेगी जनता। डीएम को हर महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा को बुलाना पड़ेगा, या सरपंच को बुलाना पड़ेगा, तो फिर उनमें एम्पावरमेंट का सेंस आएगा। सरपंच ग्राम सभा से कुछ निर्णय लेगा तो हर आदमी जब शामिल होगा तो उसका सशक्तिकरण होगा। निर्णय लेते लेते जनता का निर्णय की क्षमता बढ़ेगी, उसका बौद्धिक विकास होगा। जनता भी निर्णय की प्रक्रिया में शामिल होगी तो उसको तर्क वितर्क का पता चलेगा। तो अगर बौद्धिक विकास, बौद्धिक कल्याण करना है, सशक्तिकरण करना है, न्याय करना है, तो ये तो हम कहेंगे ज्यादा संभव है इससे लोकतांत्रिक आवृत्ति से। लेकिन अगर कल्याण में एक भाग इसका, कल्याण में अगर इसका एक भाग फिर से किससे जोड़ दिया जाए? कल्याण में इसका एक भाग जोड़ दिया जाए भौतिक कल्याण से, कुछ इस तरह की बात से,
हम कहेंगे उसके लिए अधिकारी तंत्रीय वृत्ति भी काम आ सकती है, क्योंकि हमको तीव्र निर्णय चाहिए, जल्दी निर्णय चाहिए। तो हम कहेंगे जहां भौतिक कल्याण का मामला है उसमें अधिकारी तंत्रीय आवृत्ति की मदद ली जा सकती है। तो इसमें भी जरा बताओ कि क्या तुम मानव विकास नहीं जानते थे क्या? ये अधिकारियों का काम ह्यूमन डेवलपमेंट करना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम आज मापते हैं कि कौन सा राज्य बेहतर परफॉर्म कर रहा है। जिस राज्य में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर होता है इसका मतलब उस राज्य में ब्यूरोक्रेट्स ने ठीक काम किया है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ओवरऑल देखें तो लोकतंत्र क्या है, अधिकारी तंत्र क्या है, ये भी आप कॉमन सेंस से निकाल सकते थे, नोट से पढ़ के नहीं। नंबर दूसरी बात, दोनों की जरूरत है या नहीं, इस पर भी अगर आप सोचेंगे, जो मैंने पहले दो पैरामीटर बताए थे, तो आप पाएंगे कि कोई नोट्स ये गेस करके कभी नोट्स नहीं बनवा सकता था कि यूपीएससी में पूछा जाएगा कि अधिकारी तंत्र लोकतंत्रीय वृत्ति से राष्ट्र के संदर्भ में निर्णय लेने में ना पूछा गया बेहतर प्रशासन के लिए और अपने देश का तेजी से विकास करने के लिए पूछ रखा, तेजी से विकास करने के लिए क्या इन दोनों में संतुलन समन्वय स्थापित कर सकते हैं? आप ये मानेंगे इस तरह का इस क्वेश्चन के आने से पहले कोई नोट्स ध्यान रखकर फैक्ट नहीं लिखवा सकता था। मतलब ये क्वेश्चन आप जब जिस साल पूछा गया 2015 में, उसके पहले 2015 के किसी कोचिंग के नोट्स में ढूंढेंगे तो ऐसा कोई नोट्स आपको नहीं मिलेगा। और यूपीएससी में होगा क्या, दिक्कत क्या आएगी आपको? मान लीजिए हम कोई चीज नोट्स में लिखवा भी दें इस साल, अगले साल सेम क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपने लिखा है। जब वो नोट्स जब वो क्लास क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका होता है, तब अगर मैंने लिखवा दिया तो ऑलरेडी पूछा गया, एकदम हुबहू क्वेश्चन तो अगली बार रिपीट होगा नहीं। यूपीएससी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता एकदम वही, तो आपका लिखा काम आएगा नहीं। और अगले साल क्या पूछेंगे इसको हम आज सोचकर नोट्स बनवा नहीं सकते। तो एक बार क्वेश्चन आ गया, उसको हमने नोट्स में डाल दिया, वो आगे पूछा नहीं जाएगा, उससे आपका कोई फायदा है नहीं। और जो आगे क्वेश्चन पेपर आएगा उसको कोई टीचर नहीं जानता क्या आएगा, वो जाने से पेपर आउट करा दे। फिर तो अब देखते होंगे 5,000 क्वेश्चंस की लोग पीटी के लिए प्रैक्टिस करते हैं यूपीएससी में, इतने सवाल टेस्ट सीरीज में लगवा देते हैं और फिर भी पीटी में क्लियर नहीं कर पाते। जब पेपर बात आता है तो 40 सवाल ज्यादा आप नहीं कर पा रहे होते। इतने सवाल करने के बाद भी क्वेश्चन फंसता नहीं है। तो ये बात अगर आपको समझ में आएगी तो बार बार आप अपने दिमाग से बात निकालते जाएंगे कि जब हमको करना यूपीएससी का ही पेपर है और यूपीएससी के जिस साल का पेपर हमको करना होगा उस साल के पहले वाला नोट्स हमारे काम ज्यादा आएगा नहीं। जब तक हम वहां सोच नहीं पाएंगे तो फिर हम अपनी एनर्जी इतना 250-300 पेज पढ़ने में, नोट्स पढ़ने में क्यों लगाएं? हमको तो बेसिक बुनियादी समझ होनी चाहिए और उसके बाद हमको सवालों की खूब प्रैक्टिस करनी, जिससे हमारा दिमाग खुल जाए। हमने समझ लिया हो कि वृत्ति के प्रकार पर उन्होंने सवाल पूछा था, एक बार उन्होंने लोकतंत्री और अधिकारी तंत्रीय वृत्ति पर पूछा था, हो सकता है अगले साल संवैधानिक वृत्ति पर पूछ ले, हो सकता है सकारात्मक नकारात्मक वृत्ति पर पूछ ले, हो सकता है उदारवादी वृत्ति पर पूछ ले, हो सकता है समाजवादी वृत्ति पर पूछ ले कि हमारे देश में दो तरह की वृत्तियां हैं, उदारवादी और समाजवादी। दोनों के गुण दोष बताते बताइए कि क्या इनमें समन्वय संभव है, हो सकता है पूछ ले। तो कितने तरह के वृत्ति पर सवाल पूछ सकते हैं गुण दोष पूछकर? इससे आपका दिमाग खुल गया कि हमको आगे अगर उदारवाद समाजवाद पर कोई सवाल आ जाएगा तो उदारवाद में बाजारवाद की तरफ, समाजवाद में जनता का कल्याण वाली बात ज्यादा, ऐसे दिखाना कि हमको दोनों जरूरत है। बाजारवाद नहीं ले आएंगे तो राज्य की इनकम नहीं बढ़ेगी, निवेश नहीं आएगा, रोजगार नहीं पैदा होगा, समाजवाद नहीं अपनाएंगे तो गरीब जनता का उत्थान नहीं होगा। इसलिए दोनों तरह की वृत्तियों की जरूरत है। पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि हमारे देश में राजनीतिक दलों में प्राय दो तरह की वृत्ति दिखाई देती है, एक उदारवादी पूंजीवादी समर्थक वृत्ति, दूसरी समाजवादी वृत्ति। इन दोनों के गुण दोष की चर्चा करते बताइए कि क्या इन दोनों का समन्वय संभव है? तो यहां से हिंट मिला कि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या होगा वो आप नहीं बता सकते। अगर ऐसा सवाल आ गया तो बिल्कुल उत्तर देने में सक्षम होने चाहिए, क्योंकि आपने एक तरह का सवाल ऐसा, एक सवाल ऐसी इस तरह का कर रखा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने किया और इसमें कोई चीज मानव विकास आप जानते हैं, पूछा है कि तेजी से देश का विकास करने के लिए क्या समन्वय हो सकता है। उन्होंने क्या कर दिया, विकास को दो भागों में तोड़ दिया। कहा एक विकास चाहिए हमको तकनीकी आर्थिक ढांचागत, और एक विकास चाहिए मानव। जहां मानव का विकास चाहिए, मालिक कल्याण हटा भी दीजिए थोड़ी देर, तो मानव विकास में न्याय रख देते, मानव विकास में समानता रख देते, मानव विकास में सशक्तिकरण रख देते। कहते जहां हमको न्याय, समानता, सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब के मामले हैं वहां लोकतांत्रिक वृत्ति चाहिए। और जहां न्यूक्लियर एनर्जी है, स्पेस प्रोग्राम है, सेना के मामले हैं, सुरक्षा के मामले हैं, जिनमें तकनीकी ज्ञान की जरूरत है, वहां हमको अधिकारी तंत्रीय वृत्ति चाहिए। दोनों वृत्तियों के द्वारा ही, एक के द्वारा तीव्र निर्णय, दक्षता और विशेषज्ञता पर ज्यादा बल देकर, और दूसरे के द्वारा समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आदर्शों को मजबूत करके हम देश का दो तरीके के विकास से तेजी से विकास कर सकते हैं। ये सवाल था। इसमें कोई बात आप बताइए जो आप ना जानते रहे हो। विकास में क्या इसरो के लिए हमारे पास ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी? क्या हमारे पास कोई सेक्रेटरी नहीं भारत सरकार का जो अंतरिक्ष प्रोग्राम को देखता होगा? है भारत में कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं जिसके लिए कोई सेक्रेटरी और आईएएस ना बैठा हो? तो क्या इसरो वाला सेक्रेटरी भी सबसे पूछ के निर्णय ले? कुछ ना कुछ तो उसको अपना तकनीकी पक्ष के आधार पर तीव्र निर्णय करना पड़ेगा। उसका सेक्रेटरी ऐसा आदमी बनाया जाए जिसके पास विज्ञान का कुछ आइडिया है, जो इसरो के अलग अलग विंग, अलग अलग तरह के फंड की डिमांड करें। कई बार होता है ऐसा, फंड आया सरकार ने दिया हमारे 10,000 करोड़, अब उसी 10,000 करोड़ में से स्पेस प्रोग्राम को फंड करना है, उसी प्रोग्राम उसी में से कोई हो सकता है कुछ और तरह के फंड की जरूरत हो, सब डिपार्टमेंट अपना बजट बना के दे रहे हैं, सब ज्यादा मांग रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेट क्या करता है? बैलेंसिंग एक्ट करता है उनमें। कई बार जहां तकनीकी निर्णय लेना है वहां ब्यूरोक्रेट की अपने विवेक का भी स्कोप है, तो वो आप यहां दिखा देंगे और इधर वाले में दिखा देंगे। कोई नया ज्ञान हमने इस्तेमाल नहीं किया, लोकतांत्रिक वृत्ति बनाने में भी नया ज्ञान इस्तेमाल नहीं किया, अधिकारी तंत्रीय वृत्ति बनाने में नहीं किया, विकास बनाने में नहीं किया। इससे सवाल हुआ। इसी साल सवाल आया है छठा, इसमें एटीट्यूड से सीधा सवाल नहीं लेकिन एटीट्यूड इसमें यूज होगा। पूछा है, आज हम देखते हैं कि आचार संहिताओं के निर्धारण, सतर्कता सेलों, आयोगों की स्थापना, आरटीआई, सक्रिय मीडिया और विधिक यांत्रिकत्वों के प्रबलन जैसे विभिन्न उपायों के बावजूद भ्रष्टाचार पूर्ण क्रम नियंत्रण के अधीन नहीं आ रहे हैं। अब दिखाएंगे भ्रष्टाचार अब वृत्ति बन चुका है। पता था आपने क्यों होता है कोई नैतिक समस्या? कहा था नैतिक समस्याएं शुरुआत में जब आपको सिलेबस बताया था सारी नैतिक समस्याएं क्यों हैं। या तो जो आदमी अनैतिक काम कर रहा है उसको पता ही नहीं कि अनैतिक काम कर रहा है, अज्ञानी है, नैतिकता का सार नहीं समझ पाता, नैतिक अनैतिक की पहचान नहीं कर पाता, इसलिए गलत काम कर रहा है। या उसको सब पता है सही गलत क्या है, फिर भी सही काम में उसकी रुचि नहीं, उसका नजरिया दृष्टिकोण सही काम के प्रति सकारात्मक नहीं।
ऐसा व्यक्ति जब उसका नजरिया सकारात्मक नहीं है तो ज्ञान होने के बावजूद वो अपने नजरिए से ही काम करता है, एटीट्यूड से काम करता है। हम कहेंगे हमारे देश में भ्रष्टाचार एक सामाजिक एटीट्यूड बन चुका है। लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति नजरिया सकारात्मक हो गया है, मानते हैं भ्रष्टाचार कोई गलत बात नहीं है। इसलिए पढ़े लिखे युवक युवतियां ऐसे पदों पर जाना चाहते हैं, सरकारी पदों पर जाना चाहते हैं जहां उनकी भ्रष्टाचार करने की उनकी ताकत हो जाए। हम लोग मानते हैं पढ़ाई लिखाई से आदमी में गलत काम से दूरी हो जाती है, लेकिन यहां तो पाओगे पढ़ाई लिखाई से हम आईएएस बनना चाहते हैं। आईएएस बनने के पीछे कई बार ये मकसद भी होता है कि ताकत मिलेगी उससे हमको, उससे हमारी आय बढ़ जाएगी। भ्रष्टाचार कोई ऐसी चीज नहीं जिसको देश में एकदम टैबू माना जाता है, एकदम बुरा माना जाता है। उल्टा लोग अपनी पद की प्रेफरेंस जब भरते हैं आईएएस में, देखते हैं किस पद पर कमाई ज्यादा है, कहां पावर ज्यादा है। इसलिए आप दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार सामाजिक स्वीकारता बन चुका है, वो पढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार पढ़ाएंगे। एक भ्रष्टाचार का टॉपिक है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे इस सवाल में एटीट्यूड का आप यूज करेंगे। अगर आप कानून से भ्रष्टाचार कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, सतर्कता सेल से नहीं कर पा रहे हैं, निगरानी तंत्र से नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है भ्रष्टाचार व्यक्तियों की आवृत्ति में शामिल हो चुका है। ठीक है, तो इसमें भी सवाल का इस्तेमाल होगा, इस आइडिया का इस्तेमाल होगा जो आपने एटीट्यूड में पढ़ा है। 2015 हो गया, 2016 देखिए। 2016 का क्वेश्चन है छठा, जो सीधे एटीट्यूड से आया है। कुछ इनडायरेक्ट यूज वाले होंगे, कुछ सीधे होंगे। तो 2016 का 6 क्वेश्चन कहा है, जीवन कार्य अन्य व्यक्तियों एवं समाज के प्रति हमारी आवृत्तियां आमतौर पर अनजाने में परिवार एवं उस सामाजिक परिवेश के द्वारा रूपित हो जाती है जिसमें हम बड़े होते हैं। स्टेटमेंट है सिर्फ एक, कह रहे हैं कि आवृत्ति जो हमारी बनती है वो परिवार से, समाज से, कार्य से, इन सबसे बन जाती है। और कई बार हमने सोच समझ के नहीं बनाया होता है। हम जिस माहौल में रहते हैं वहां अपने आप बन जाती है। आपने पढ़ा भी है, शास्त्रीय अनुबंधन से, निरीक्षण से आवृत्तियां बनती हैं। हम जो देखते हैं वैसे बन जाते हैं, हमको जो सिखाया जाता है वैसे बन जाते हैं। ये बचपन में हमको 8 साल की उम्र में सिखाया जा रहा था कोई बात, तो हमको थोड़ा पता था कि सही है गलत है, सिखा दिया कि हमारी आवृत्ति बन गई। अनजाने में प्राप्त इनमें से कुछ आवृत्तियां मूल्य अक्सर आधुनिक लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज के नागरिकों के लिए अवांछनीय होते हैं। क्या कह रहे हैं? अनजाने में जो आपने आवृत्ति बना ली बचपन में देखकर, समाज से, परिवार से, उसमें से कुछ आवृत्तियां लोकतंत्र और समानता के साथ असंगत हैं। पूछा, आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की विवेचना की। तो पहला जो भाग इसमें वो कह रहे हैं कुछ आवृत्तियां कैसे बन रही हैं, अनजाने में बनी आवृत्ति। और अनजाने बनी आवृत्तियां कैसी हैं? कह रहे हैं ये हैं इनमें से कुछ गैर लोकतांत्रिक और असमतामूलक। गैर लोकतांत्रिक और असमतामूलक। असमतामूलक मतलब क्या होगा? समानता क्या कहती है? भेदभाव मत करो। असमानता क्या कहेगी? भेदभाव। इसका कुछ आवृत्तियां हमारी ऐसी जो भेदभाव करती हैं, कुछ आवृत्तियां ऐसी जिनमें क्या पाया जाता है? श्रेष्ठता, हीनता का बोध। कुछ आवृत्तियां ऐसी जिसमें समानता मतलब सामाजिक श्रेणी क्रम को क्या मिल जाती है? स्वीकार्यता। तो असमतामूलक आवृत्ति वो होगी जिस आवृत्ति में आपकी पहचान के साथ भेदभाव किया जा रहा हो। अगर आपके अंदर बन गई है तो इसका तब ये ढूंढा होगा कौन कौन सी ऐसी है जिसमें एक पहचान को श्रेष्ठ, दूसरे को हीन मान लिया गया हो, जिसमें सामाजिक श्रेणी क्रम हो, एक आदमी का अधिकार ज्यादा, दूसरे का कम, ऊपर से नीचे आने पर अधिकार कम ज्यादा, यह समतामूलक है। अब आपसे कहा था कि आज के शिक्षित भारतीयों में विद्यमान ऐसे अवांछनीय मूल्यों की पहचान कीजिए। पहचान लेंगे, आप देखेंगे कि क्या है ये तो बिल्कुल हमारे कहां कहां से पाया जाता है? पितृसत्ता। पितृसत्ता में स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों का अंतर है, भेदभाव है, श्रेणी है, पुरुष ज्यादा श्रेष्ठ है, स्त्री उसकी तुलना में कम श्रेष्ठ है। इसी तरह की बात कहां पाते हैं आप? इस तरह की बात पाते हैं आप ट्रांसजेंडर्स प्रति आवृत्ति में। इसी तरह की आप बात पाते हैं कहां? समलैंगिकता के संदर्भ में। जो लोग समलैंगिक हैं उनको हीन माना जाता है, समलैंगिक लोगों के साथ भेदभाव होता है। कम से कम अब तो आप ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और बाकी कोर्ट के डिसीजन से ये बात तो क्लियर हो गई, और सरकार ने जो नया भारतीय दंड विधान बनाया है उसमें भी 377 को हटा दिया है। तो एक तरीके से पहले माना जाता था कि किसी व्यक्ति की मर्जी के बिना उसके साथ यौन संबंध ऐसा बनाना अप्राकृतिक है, गलत है। बाद में उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया, हटाया नहीं गया था, डीक्रिमिनलाइज किया गया था। अब सरकार ने हटा ही दिया उसको। तो इसका मतलब है कि हम समलैंगिकता को कम से कम बुरा तो नहीं मानते कानूनी दृष्टि से, लेकिन आज भी भारतीयों में समलैंगिक लोगों के प्रति एक तिरस्कार का भाव है। इसका हमारी वृत्ति कैसी? क्योंकि हम विषमलैंगिक लोगों के बीच रहते हैं, ज्यादातर लोग विषमलैंगिक हैं, उनको देख देख कर हमने समझ लिया कि विषमलैंगिकता ही नॉर्मल है, और समलैंगिक लोगों को हमने मान लिया एबनॉर्मल है। हमको सिखाया गया ऐसा, समाज से हमने सीख लिया। समलैंगिक लोगों को लोग मजाक उड़ाते हैं, हम भी उड़ाने लगे। समलैंगिक लोगों को लोग घृणा की निगाह देखते हैं, हम भी देखने लगे। हमने बहुत सोच विचार के नहीं बनाया ऐसी वृत्ति, हमने समाज से बना ली। तो ये पूछा है जो तुम सोच विचार नहीं बनाते हो, तुम्हारी समाज को देखते देखते, परिवार से, परिवेश से, तो समलैंगिकता को परिवार समाज में आप देखते हैं कोई स्वीकारता नहीं मिलती, तो आप भी वैसे बना लेते हैं। ये भेदभाव का वृत्ति है। गैर लोकतांत्रिक में क्या लिखेंगे? गैर लोकतांत्रिक में कैसी वृत्ति है? जहां क्या लगे होते हैं रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदी। पाबंदी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब हर आदमी अपना निर्णय खुद लेगा, लेकिन यहां क्या पाते हैं आप? यहां तो आप पाते हैं बहुत सारे लोगों पर आत्मनिर्णय पर प्रतिबंध है। क्या है? इसको कहते हैं चुनने की आजादी पर प्रतिबंध। तो वो आवृत्तियां जिनमें पाबंदी का समर्थन किया जाता है, ये काम नहीं कर सकते, स्त्रियां सबरीमाला मंदिर नहीं जा सकती, स्त्रियां हाजी अली दरगाह नहीं जा सकती, स्त्रियां मस्जिद का मौलवी नहीं बन सकती, स्त्रियां सेना में नहीं जा सकती। ये सब क्या है? पाबंदी है। ये गैर लोकतांत्रिक। प्राय हम इस तरह की बात का समर्थन करते हैं।
तक कर्मकांड या संस्कार कराने के लिए आप पाएंगे स्त्रियां नहीं है। तो हमने बहुत सारी जगहों को आइडेंटिफाई कर लिया कि जगह स्त्रियों के लिए नहीं है, ये जगह शूद्रों के लिए नहीं है, गैर लोकतांत्रिक। ऐसे हम पाते हैं निर्णय में हम चर्चा से निर्णय नहीं लेते, निर्णय थोप देते हैं। तो भारतीयों में ऐसी गैर लोकतांत्रिक ना, इसमें क्या है, जिसे आप कहते हैं इसको सामंतवादी सोच, ये बात गैर लोकतांत्रिक है। तो आप अगर ये देखेंगे तो आप पाएंगे इस तरह की सोच कहां, जैसे उधर हमने पितृसत्ता, ट्रांसजेंडर, समलैंगिकता लिख दिया, तो इधर हम लिख देंगे वर्ण व्यवस्था, जातीय भेदभाव, फला आदमी विवाह में घोड़ी पर नहीं चढ़ेगा, फला इस आदमी की शादी गांव में होगी तो बैंड नहीं बजेगा, ये सब क्या है, गैर लोकतांत्रिक। माता पिता अपने बच्चों के बारे में तय कर देंगे क्या करेंगे, गैर लोकतांत्रिक। बच्चों के संदर्भ में मार पिटाई टीचर के द्वारा कक्षाओं में करना अभी भी गैर लोकतांत्रिक। लोकतंत्र किसी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, चाहे टीचर करे चाहे मां बाप करे, लेकिन हम तो भारत में पाते हैं बात आम है। हम कहेंगे जैसे शिक्षकों, माता पिता, शिक्षकों माता पिता के संदर्भ में बच्चों के साथ हिंसा की स्वीकार्यता, बच्चों को मारना पीटना वायलेंस है। लोकतंत्र में आप केवल चर्चा से समझा बुझाकर काम कर सकते हैं। भारत में आम बात है, माँ बाप पीटते रहते हैं, टीचर पीटता रहता है, कान पकड़ के उसका खींच लिया, उसको मुर्गा बना दिया, गैर लोकतांत्रिक। लेकिन हमने इसको देखा है और हम मानते ठीक है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आपको पहचानना होता है कि क्या गैर लोकतांत्रिक है। और देखिए यहां पर ना समाज की बात की गई थी, तो वहां मत चले जाइएगा लोक सेवा में। लोक सेवा में हम अधिकारियों को देखते हैं मनमानेपन से निर्णय करते हैं। पूछा है जीवन कार्य अन्य व्यक्तियों समाज के प्रति हमारी वृत्तियां, समाज वाली बात को यहां लिखना था। तो अगर आपने लोकतंत्र का मायने पिछले वाली क्लास में, पिछले वाले सवाल में देखा, तो इस सवाल में उससे थोड़ा अलग तरीके से हमने लोकतंत्र को इस्तेमाल किया, क्योंकि यहां लोक सेवा के संदर्भ में लोकतंत्र का आइडिया नहीं पूछा गया, यहां पूछा गया समाज के संदर्भ में। कई बार आप गैर लोकतांत्रिक रवैया रखते हैं, समाज के अंदर गैर लोकतांत्रिक रवैया मतलब क्या है, समाज में कुछ लोगों पर हमने पाबंदी लगा रखी, कुछ को आत्मनिर्णय लेने नहीं देते, कुछ के पास संकल्प स्वतंत्रता नहीं छोड़ी, गैर लोकतांत्रिक। तो ये किस तरह की वृत्तियां कहां पाई जाएंगी दिखा दिया, आपको दिखा देना। तो क्या करना था पहले, आपको बताना चाहिए था कि समतामूलक वृत्ति का मतलब होता है भेदभाव नहीं करना, सभी को किसी प्रकार के श्रेणी क्रम को ना मानना, श्रेष्ठताहीनता इत्यादि बोध को स्वीकार ना करना, ये समतामूलक वृत्ति है। इसका विपरीत असमतामूलक होगा। भारत में पितृसत्ता, ट्रांसजेंडर्स के प्रति अपमानजनक रवैया, समलैंगिकों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार, ये सब अनजाने में समाज, परिवार और परिवेश से बनाई गई वृत्तियां हैं जो ज्यादातर भारतीयों में पाई जाती हैं, या समतामूलक है। इसी प्रकार भारतीयों में अलग अलग वर्गों के ऊपर तमाम तरह की पाबंदियां, विभिन्न क्षेत्रों में अवसर की असमानता, कुछ वर्गों को उस क्षेत्र में अवसर मिलना, कुछ को ना मिलना, सामंतवादी सोच, ये गैर लोकतांत्रिक वृत्ति है जो वर्ण व्यवस्था के संदर्भ में और हमारे देश में धार्मिक मामलों के संदर्भ में यहां देखी जाती है। और धार्मिक मामले, धार्मिक वृत्तियां, वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा, इन सब में हम गैर लोकतांत्रिक वृत्तियों को पाते हैं। तो आप पाएंगे यहां और भी लिख सकते थे, जैसे खाप पंचायत, तो कहती है आप शादी भी अपनी मर्जी से नहीं करेंगे, खाप पवित्र नहीं कर सकते। वर्ण व्यवस्था है, जाति प्रथा है, खाप पंचायत है, हमारी कौन सी धार्मिक संस्थाएं हैं, इनमें हम पाते हैं कि ये गैर लोकतांत्रिक वृत्तियां हैं। धार्मिक संस्थाओं में है, आप यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। धर्म ने क्या किया है, तमाम अलग अलग वर्गों के लिए अधिकार अलग अलग बांटे, पाबंदियां लगा रखी। पहला भाग हो गया। और किसमें पाई जाती है, शिक्षित भारतीयों में। शिक्षित भारतीय भी खाप व्यवस्था का समर्थन करते देखे जाते हैं। शिक्षित भारतीयों में भी जातीय बोध है, शिक्षित भारतीयों में, कोई शिक्षित लोगों में नहीं। दूसरा, ऐसी अवांछनीय वृत्तियों को कैसे बदला जा सकता है, तथा लोक सेवाओं के लिए आवश्यक समझे जाने वाले सामाजिक नैतिक मूल्यों को आकांक्षी तथा कार्यरत लोक सेवकों में किस प्रकार संवर्धित किया जा सकता है। दूसरा भाग इसका है, 3 भाग इसमें। इन आवृत्तियों को बदला कैसे जाए, नंबर 1, इनको बदला कैसे जाए। नंबर 2, आकांक्षी लोक सेवक और कार्यरत लोक सेवक में, इनमें दोनों में समानता तथा लोकतंत्र की आवृत्ति का विकास कैसे, यही बात यहां भी, इसमें विकास कैसे। मतलब जो ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं उनमें अगर समतामूलक लोकतांत्रिक आवृत्ति बनानी है तो कैसे करें, जो जाना चाहते हैं सिविल सेवा में उनमें विकसित करना चाहते हैं तो कैसे करें, ये आपसे सवाल पूछा है। आंसर राइटिंग में आप पाएंगे सबके बारे में अगर एक एक दो आर्गुमेंट भी आप बता दें तो काम आपको चल जाएगा। ये भी आप मानेंगे इस तरह का सवाल नोट्स में नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि क्या पता वो किस बारे में पूछ लेंगे। लोकतांत्रिक पूछा, कल पूछ लें उदारवादी आवृत्ति लोक सेवकों में कैसे विकसित की जाएगी, धर्म कोई फिक्स नहीं। देखो आवृत्तियों को बदला कैसे जाए, आप बार एक सवाल खुद लिख रहा है कि आवृत्तियां समाज से आ रही हैं, परिवार से आ रही हैं। इसका मतलब जब तक हम समाज सुधार नहीं करेंगे, सामाजिक आवृत्ति परिवर्तन नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं, व्यक्तियों में भी आवृत्तियां मौजूद रहेंगी। इसका मतलब अगर ये आवृत्तियां समाज से आ रही हैं तो एक व्यक्ति में कैसे हटा सकते हो आप। इसका मतलब पहला क्या है, सबसे बड़े से शुरू करेंगे, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सामाजिक सुधार से बदला जा सकता है। हम कहेंगे संवैधानिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण से
कैसे? संवैधानिक मूल्यों की स्कूलों में प्रारंभ से हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन तब पढ़ाया जाना शुरू होता है जब लोगों की आवृत्ति बन चुकी होती है। तब अगर आप कहते हैं कि लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार मिलना चाहिए, जब आप 22 साल के हो गए और 22 साल की उम्र में आपने स्वतंत्रता ली ही नहीं, सब पिताजी ने तय किया आप कहाँ कोचिंग करेंगे, क्या पढ़ेंगे, कोटा जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पिताजी ने तय किया, तो 22 साल की उम्र में अचानक आप अधिकार कैसे इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे? आपको उदाहरण दिया था कि अमेरिका और भारत में सेम आर्टिकल है स्वतंत्रता का, चयन की आजादी का, लेकिन अमेरिका में चयन की आजादी अधिकार दिया गया तो उसकी आवृत्ति बनाई गई। कैसे? बताया था, बच्चे का कमरा अलग कर दिया। माँ बाप बच्चे के बारे में तय नहीं कर पाते किस खिलौने से खेलेगा, अपनी पसंद का खिलौना ही चुनेगा, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा प्राथमिक शिक्षा के बाद बच्चा खुद तय करता है, शादी ब्याह गर्लफ्रेंड सब कुछ खुद तय करता है। अभी वो आजादी के उस अधिकार का इस्तेमाल कर पाता है जो संविधान में दिया गया है। हमारे देश में संविधान दे तो दिया गया, कह तो दिया गया, लेकिन संविधान का कोई एटीट्यूड नहीं बनाया गया। सब ये हाई टाइम है कि हम स्कूलों में संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण देना विद्यार्थियों को शुरू करें। फर्स्ट क्लास से, सेकंड क्लास से, हर क्लास में छोटी छोटी कहानियां, जैसे ना कहते हैं कि वो धर्म की कहानियां सुना सुना के लोगों को उस तरह का मूल्य बनाया जाता था। आप देखेंगे पुरानी भारतीयों में ऐसा पाया जाता है कि वो तमाम कहानी, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी थी। अब राजा हरिश्चंद्र वास्तव में हुए थे कि नहीं हुए तो पता नहीं, लेकिन हरिश्चंद्र की कहानी जब सुनाई गई तो बच्चे में एक तरह के सत्य के प्रति उसकी निष्ठा मजबूत की। अपनी आत्मकथा में गांधी लिखते हैं कि जब वो हरिश्चंद्र नाटक देखते हैं तो उसका उनके दिल पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। एक राजा है, इतना सत्यवादी है, उसका बेटा मर गया, तो उस केस में भी अपने बेटे के संदर्भ में भी नियम बदलने के लिए तैयार नहीं है, कहता नियम वही रहेगा। कहते हैं कि शिवाजी की मां उनको बहुत सारी कहानियां सुनाती थी, उन कहानियों को सुनते सुनते उनके मन में बहुत सारे मूल्य डेवलप हो गए। तो बचपन में जिस तरह की कहानियां, जिस तरह का नैरेटिव हमको सुनाया जाता है वैसे बनते हैं। अगर हमको पता चल गया है कि भारत में असमतामूलक और गैर लोकतांत्रिक वृत्ति विकसित हो रही भारतीयों में, मतलब हमको समतामूलक और लोकतांत्रिक वृत्ति का प्रशिक्षण देना होगा। कहां से मिलेगा प्रशिक्षण? घरों पर तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, तो हमको कहां लेना चाहिए? शिक्षण संस्थाओं। हमको कहना चाहिए कि शिक्षण संस्थाओं में जैसे सिलेबस पढ़ाया जाता है उसी सिलेबस की तरह ही संविधान के मूल्यों को शुरुआत से बच्चों में बताया जाना चाहिए। उनकी आयु के हिसाब से जो उनकी समझ बने उस हिसाब से उनको फिल्में दिखा के, डॉक्यूमेंट्री दिखा के किस तरह की बात सही है, किस तरह का गलत है, ये सेंस उनमें शुरू से पैदा किया जाना, इससे आप पाएंगे कि उनकी आवृत्ति बदली जा सकती है। तो स्कूलों में प्रारंभ से शिक्षा देकर इसका मूल्यों का प्रशिक्षण देकर। तीसरा, अभी आपने नहीं पढ़ा था, ये मैं लिख रहा हूं, आप आगे पढ़ेंगे, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास करके, इमोशनल इंटेलिजेंस। आगे जहां कहीं भी संवेदनशीलता, समानता, लोकतंत्र आना हो वहां इमोशनल इंटेलिजेंस का एक आर्गुमेंट लिखोगे। इमोशनल इंटेलिजेंस से पढ़ लोगे, समझ पाओगे इस बात को कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस लोकतांत्रिक और समतामूलक वृत्ति बनाता है। तो ये एक बात नहीं है जो आपके सिलेबस में आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन यहां भी आपने सिर्फ आर्गुमेंट उसका यूज किया। तो आप कहेंगे इस तरीके से हम बड़े स्तर पर सामाजिक सुधार करके छोटे स्तर पर शिक्षा के द्वारा शुरुआत से ही संवैधानिक मूल्यों का प्रशिक्षण देंगे, क्योंकि हमारा संविधान समतामूलक और लोकतांत्रिक, हमारा समाज नहीं है समतामूलक और लोकतांत्रिक। इसका मतलब बच्चे को बचपन से प्रशिक्षण समाज दे रहा है, जबकि हमको समाज की तुलना में संविधान वाला प्रशिक्षण दिलाना है। संविधान का प्रशिक्षण घर में मिल नहीं पाएगा। स्कूल जो है, जो राज्य के स्कूल है, वो इस तरह के संविधान के मूल्यों को करिकुलम में शामिल करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो ये एक बात है जिसको आप कह सकते हैं कि इसके लिए आकांक्षी सिविल सेवकों में आप कहेंगे कि उनके संदर्भ में जैसे एथिक्स का पेपर है, पाठ्यक्रम में क्या किया हमने? पाठ्यक्रम में नैतिकता को शामिल करके हम क्या कर रहे हैं? विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देकर सही गलत समझने की उनकी क्षमता बढ़ा रहे हैं। आकांक्षी लोक सेवक या तो समाज से सीख लेगा तो बात यहां कवर होगी, लेकिन अगर उसको वो सिविल सेवा में जाना चाहता है तो सिविल सेवा का सिलेबस ऐसा बनाइए, उस सिलेबस के थ्रू उसको सही गलत, समानता असमानता, लोकतंत्र, इसकी समझ ज्यादा व्यापक हो। हम कहेंगे एथिक्स का पाठ्यक्रम में काम कर सकता है। इसलिए एथिक्स का पाठ्यक्रम लिया गया होगा कि आप लोकतंत्र समानता के महत्व को समझें, आप समझें कि क्यों असमानता ठीक नहीं है। और कार्यरत लोक सेवकों में कहोगे इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफर, इनको दंड, इनको पुरस्कार, इनका मूल्यांकन, ये सब किससे जोड़ दिया जाना चाहिए? मूल्यों से। इसका मतलब सिविल सेवकों की परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जानी चाहिए। क्या? एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। सिविल सेवक जो काम कर रहे हैं उनको आप कैसे ले पाएंगे? अगर वो असमतामूलक मूल्य लेके चले गए, यहां बन गया तो वहां तक जाएंगे नहीं, वहां तक नहीं गया तो आपको वहां कुछ करने की जरूरत है नहीं। यही उनकी आवृत्ति को आपने सुधार दिया है इमोशनल इंटेलिजेंस से। स्कूल प्रशिक्षण से तो नहीं पीढ़ी वाली, इसको सुधार दीजिए। आकांक्षी सिविल सेवक है, एथिक्स पढ़ के जा रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ के जा रहा है, नैतिकता के जीवन में लाभ है सब समझ के जा रहा है, तो वो वैसे ही असमतामूलक काम नहीं करेगा। लेकिन फिर मान लीजिए कुछ लोग चले गए, कैसे करें? भारत लोक सेवकों में उनके प्रमोशन को, उनके ट्रांसफर को, उनकी पदोन्नति को सबको जोड़ दीजिए। किससे? उनका एटीट्यूड कैसा है। जैसे हम अभी कामकाज का ब्यूरोक्रेट्स का मूल्यांकन करते हैं, वैसा रिपोर्ट कार्ड मूल्यों के आधार बनाया जाना चाहिए। जब सिविल सेवकों को पता होगा वंचित वर्गों के लिए किए गए कामकाज के आधार पर उनका प्रमोशन तय होगा, स्त्रियों के प्रति किए गए कामकाज के आधार पर उनका प्रमोशन तय होगा, क्या कर रहे होंगे आप उनका? इसी रिपोर्ट के आधार मूल्यांकन। अगर आपने वंचित वर्गों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया, स्त्रियों के पर्याप्त काम नहीं किया, तो आपका प्रमोशन ना हो, आपको सेवा के संदर्भ में मैंडेटरी कर दिया जाए कि आपकी परफॉर्मेंस का इन पैरामीटर्स पर मूल्यांकन होता रहेगा। यह भी कह दिया जाए कि अगर स्त्रियों के संदर्भ में किसी तरह के अपराध, भेदभाव, अनुसूचित जातियों के संदर्भ में किसी तरह के भेदभाव की बात होती है और उसके लिए उसके कई बार 2 या 3 बार आपको चेतावनी दी जाती है, फिर भी आपने तो आपकी सेवा खत्म की जा सकती है। जब आप इस तरह की बात कार्यरत लोक सेवकों में डालेंगे,
इसको लेकर जीरो टॉलरेंस है और उनका मूल्यांकन किया जाएगा, तो कारक लोक सेवक भी आपने पढ़ा था ना, दंड और पुरस्कार से हम वृत्ति मजबूत करते हैं। कहां? ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो क्या कर रहे हैं हम? कारक लोक सेवकों के लिए क्या यूज कर रहे हैं? इनके लिए यूज कर रहे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्या कहा था इसको? कहा था, नाम दिया था क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन से जब हम आपको पुरस्कार और दंड के माध्यम से नियंत्रित करेंगे तो कारक लोक सेवक भी समझेंगे कि उनको ऐसी वृत्ति रखना जरूरी है। इस तरीके से आप कहेंगे सवाल को हम हल कर सकते हैं। तो यहां शास्त्रीय प्रशिक्षण से, जैसे समाज और परिवार में गैर लोकतांत्रिक वृत्ति का प्रशिक्षण बच्चे को मिल रहा है, ठीक उसी तरह से लोकतांत्रिक प्रशिक्षण भी स्कूलों से दिलवाना चाहिए। तो ये वाला आपने पाठ हल किया किससे? एक तरीके से शास्त्रीय अनुबंधन। ये वाला पार्ट आपने हल किया नए ज्ञान से, हमारी आवृत्तियां नई विकसित की जानी चाहिए, उनके बारे में तर्क दिया जाना चाहिए, नजरिया बनाया जाना चाहिए। और ये वाला दंड और पुरस्कार से, इस तरह से हमने कहा कि आवृत्ति बदलिया बनाई जा सकती है। ये 2016 था। 2017 पर आइए। अब यहां जो कलाम का स्टेटमेंट है ये भी आप देखेंगे, अगर ये भी आवृत्ति से बनाया गया स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट है, मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि किसी राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाला बनाना है, उसमें समाज के 3 प्रमुख लोग अंतर ला सकते हैं। ये है माता, पिता और शिक्षक। तो माता पिता शिक्षक क्या करते हैं? माता पिता शिक्षक करते हैं शास्त्रीय अनुबंधन, माता पिता शिक्षक करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग, और माता पिता शिक्षक उस बच्चे के मूल्यों का निर्माण करते हैं, उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करते हैं। इसी से व्यक्ति सुंदर मन वाला बनता है। सुंदर मन वाले व्यक्ति का मतलब क्या हो गया? सुंदर मन वाले व्यक्ति का मतलब होगा जो समतामूलक हो, जो भारतीय संविधान के आदर्शों के अनुरूप हो, इसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो, जो बेईमानी ना करे, भ्रष्टाचार की तरफ ना जाए, ये तो हो गया सुंदर मन। देखो सुंदर मन एक तरीके से क्या है? तो जो क्वेश्चन है ना कलाम का, ये क्वेश्चन बेसिकली एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस का मिला जुला रूप है। तो ये जो क्वेश्चन आपका है 2017 का, इसमें कहा है, क्वेश्चन है 2017 का 5 का बी, और ये एक से ज्यादा बात पूछा गया है। राष्ट्र को क्या करना है? कलाम साहब कह रहे हैं भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाला बनाना है। तो जरा बताओ, राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन बनाने का मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा सही नजरिया, नैतिक दृष्टिकोण, इसको सही तरीके से तुम कहो तो क्या कह सकते हो? सकारात्मक, समतामूलक, लोकतांत्रिक, कैसी संवैधानिक क्या आवृत्ति, पॉजिटिव इगलिटेरियन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड, यही है। आज हम सुंदर मन की परिभाषा कैसे करते हैं? आदमी में कोई भेदभाव ना हो, वो किसी को श्रेष्ठ और किसी को हीन ना माने, सबके साथ समानता का व्यवहार करे, मनुष्यों को साध्य माने, यही तो है। भ्रष्टाचार से मुक्त होगा राष्ट्र जब आप सेवा के मूल्य से युक्त होंगे, जब समानता होगी आप में तो सेवा भी होगी, उसको आप कमजोर देखेंगे उसकी सेवा करेंगे। तो बेसिकली ये सवाल किसका हो गया? एटीट्यूड का, और साथ में इसके साथ क्या जोड़ देंगे? इसका मतलब ये सवाल क्या कह रहा है? आवृत्ति प्लस भावनात्मक बुद्धिमत्ता। अभी आपने भावनात्मक बुद्धिमत्ता नहीं पढ़ा है, उसका बहुत सारे सवालों में इस्तेमाल होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो किसी आदमी को अगर हमको सुंदर मन वाला बनाना है, तो ये टॉपिक कह रहा है, जो कलाम का स्टेटमेंट है, इसको अगर डिसाइफर करें तो हम कहेंगे उसकी एटीट्यूड को सुंदर बना दो और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप कर दो, सुंदर मन हो जाए। कैसे विकसित करेंगे? अब ये कहेंगे सकारात्मक आवृत्ति विकसित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए शास्त्रीय अनुबंधन, इसके लिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन करना होगा। कौन करेगा ये करेंगे माता पिता शिक्षक। कौन नियमों की ट्रेनिंग देता है? उसी राज्य में कुछ बच्चे अपराध की ओर चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। उसी समाज से कुछ लोग अनैतिक बनते हैं, कुछ नैतिक बनते हैं। कौन किसने फर्क डाला? आवृत्ति ने। आवृत्ति बनाई किसने? परिवार समाज ने। तो अगर कौन है जो परिवार समाज में आवृत्ति बना रहे हैं? माता पिता शिक्षक। इसका मतलब ये आवृत्ति निर्माण से हम इस सवाल को जोड़ सकते हैं। तो ये सवाल जो पूछा गया आपका, इसको भी आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। 2018 में आइए। अब सब सवाल मैं उतने डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, मतलब कुछ तो आपको थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ेगा। 18, 19, 20 का मैं उठा रहा हूं। चलिए, इसमें सवाल नहीं पूछा गया है। 18 में एटीट्यूड का सीधा सवाल नहीं है, अप्लाई तो होगा, इसलिए मैं 18 के अभी क्वेश्चन पेपर को छोड़ रहा हूं। लेकिन 18 में गांधी का एक क्वेश्चन मुझे दिख गया जिसकी चर्चा हम लोगों ने नहीं की थी, और बिल्कुल स्वराज से जुड़ा हुआ है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु है, तो जरूर देख लीजिएगा। आपको पढ़ाया था सही समझ का मतलब गांधी में सत्य की समझ। सत्य आता है अंतरात्मा की आवाज से, और अंतरात्मा की आवाज बनती है स्वराजी व्यक्ति में। ये पढ़ाया था ना। सही समझ का मतलब गांधी में क्या हो? सही समझ मतलब सत्य की समझ, नैतिकता की समझ। और गांधी के अनुसार सत्य और नैतिकता कौन समझ सकता है? इसमें अंतरात्मा की आवाज हो। और अंतरात्मा की आवाज किसमें होती? स्वराज में। क्या पढ़ाया था? स्वराजी व्यक्ति कौन होता है? जो स्वार्थी और लालची और क्रोधी ना हो, हिंसक ना हो। पढ़ाया था ना, यही पूछा है। क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है। तो गांधी ने क्या बताया था? किसमें हिंसा आती? गांधी ने कहा जितना आप उपभोक्तावादी बनेंगे उतना ज्यादा उपभोक्तावाद से आपके अंदर लालच और स्वार्थ पैदा होगा, और लालच और स्वार्थ से गांधी का कहना था कि आप में हिंसा की भावना बढ़ेगी। तो हिंसक आदमी जो स्वार्थी है वो असहिष्णु होगा, क्रोधित होगा, और उसमें अंतरात्मा खत्म हो जाएगी। ये क्वेश्चन स्वराज का क्वेश्चन है। कहा था आपको कि यूपीएससी में
सीधे आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे जब तक आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो। तो गांधी का स्टेटमेंट क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के शत्रु हैं, पहले आपको बताना पड़ता सही समझ क्या है। तो यहाँ आप जो मैं सवाल आ गया मेरे सामने, तो मैं इसको कर रहा हूं, हालांकि एटीट्यूड का नहीं है, ये पूछा गया है। ये सवाल है 2018 का 6 का बी, 2018 6 का बी क्या है, कहा गया सही समझ अगर बनानी है इसमें क्रोध और असहिष्णुता ये दोनों क्या है, इसमें ये बाधक है। क्रोध असहिष्णुता इसमें बाधक है। तो अगर हम ये सवाल पूछा है, ये सवाल है सही समझ बनानी है तो क्रोध और असहिष्णुता से नहीं बनेगी, तो पहले पता कर लें क्या सही समझ बराबर व्हाट। और सवाल में कहा गया है किसका स्टेटमेंट है, ये गांधी का। सही समझ बराबर व्हाट, गांधी में सही समझ बराबर कौन समझ, नैतिकता का सार की समझ, या फिर हम इसको कह दें नैतिक समझ। इसी नैतिक समझ को, नैतिकता को गांधी किससे जोड़ते हैं, सत्य से। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया सही समझ बराबर सत्य की समझ। और सत्य की समझ आती है कहां से, आपने देखा था अंतर आत्मा की आवाज से, और आपने पाया था कि अंतर आत्मा की आवाज ये आती है किसमें, स्वराजी व्यक्ति में। और आपने पाया था कि स्वराजी वही होता है तो क्या होता है, अहिंसक। और अहिंसक होने पर मतलब इसका क्या है, इसमें क्रोध नहीं है। कौन है स्वराजी, स्वराजी आदमी वो है जो अहिंसक है, क्रोध नहीं है। इसका मतलब सही समझ के लिए स्वराज जरूरी है, और स्वराज उस व्यक्ति में बनता ही नहीं जिसमें क्रोध है। उधर से भी आप लिख सकते, इधर से क्या लिखते, इधर से लिखते क्या लिखते, क्रोध किसका लक्षण है, क्रोध लक्षण है हिंसा का। और हिंसा कहां से आती है गांधी में, गांधी के अनुसार तो क्रोध हिंसा का लक्षण है। हिंसा का स्रोत स्वार्थ और लालच है। स्वार्थ लालच का संदर्भ उपभोक्तावाद सुखवाद से है। और इसमें ऐसे व्यक्ति में अंतरात्मा की आवाज नहीं होती, उल्टा वो इच्छाओं के पीछे भागता है। तो इसमें क्या होगी, अब इसमें सही या सत्य की समझ नहीं होती। अब यहां भी देखिएगा, मान लीजिए मैंने आपको गांधी पढ़ाते समय स्वराज का सिर्फ मायने बता दिया होता, जैसा नोट्स में होता है। स्वराज का मतलब ग्राम स्वराज, स्वराज का मतलब आत्मनियंत्रण, सिर्फ इतना बता दिया होता। उतना लंबा चौड़ा जो पढ़ाया था ना पढ़ाते, तो आप ये अंतरात्मा की आवाज, उससे सत्य, ये सब बात इसमें ना निकाल पाते। इस क्वेश्चन को भी क्रोध और असहिष्णुता सही समझ के दुश्मन है क्या, किसी जानकारी से हल कर रहे हैं क्या, कोई फैक्ट इसमें इस्तेमाल किया क्या, अंडरस्टैंडिंग। जितनी बात मैंने कही इसमें कौन सी बात आप नहीं जानते थे, क्या ये नहीं जानते हैं कि गांधी में सत्य सही समझ है, सिर्फ मैंने विश्लेषण किया, सही समझ को सत्य बना दिया। अगर विश्लेषण नहीं कर पाए तो विश्लेषण नोट्स में नहीं लिखा होगा, ये तो आपको दिमाग से करना पड़ेगा। इसका मतलब सही समझ बराबर सत्य, ये नोट्स नहीं बताएगा, ये कोई रटने वाली चीज नहीं। गांधी में सही समझ मतलब नैतिक समझ, और गांधी में नैतिक समझ मतलब सत्य, ये तो दिमाग से करना पड़ेगा, ये नोट्स नहीं बता सकता। इसका सवाल का शुरुआती भाग आप नोट्स से नहीं हल कर सकते। फिर आगे बढ़िए, सत्य कहां से आएगा, अंतरात्मा की आवाज से। अंतरात्मा की आवाज किसमें होगी, स्वराजी व्यक्ति में। और स्वराजी व्यक्ति कौन होता है, जो हिंसक, लालची, स्वार्थी ना हो। इसका हिंसक मतलब क्रोधित ना हो, क्रोध ना हो उसमें। इसका अगर आप सत्य की तरफ जाना चाहते हो तो आपको क्रोध क्या करना पड़ेगा, हिंसा छोड़नी पड़ेगी। ये क्वेश्चन है गांधी, ये सवाल, ये उत्तर है। इसमें फैक्ट का इस्तेमाल नहीं किया, एनालिसिस की पावर का इस्तेमाल किया। तो ये जो पेपर है इसमें आप बार-बार देखेंगे, सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे कलाम वाला सवाल जो भी करके दिखाया, सुंदर मनों वाला बनाना है। तो सुंदर मन से क्या लिया, सुंदर मन से मतलब सुंदरावृत्ति, मन सुंदर करना है, समझ नहीं बनानी केवल। आप जानते हैं कि भारत में तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी समझ सही है, जानते सब कुछ है, लेकिन सुंदर मन वाले नहीं। हमारे देश में सारी प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं से लोग अलग अलग पदों पर जा रहे हैं, फिर भी हमारे देश में भ्रष्टाचार है। तो वहां जो कलाम का स्टेटमेंट लिखा है कि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, तो उसका मतलब ये नहीं ज्यादा शिक्षा देनी, शिक्षित आदमी थोड़ा आईएएस बन रहा है। इसका तो कलाम में सुंदर मन से मतलब क्या है, सुंदरावृत्ति, तो निकालना था, विश्लेषण करें। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आप अगर बार बार देखेंगे तो ये बात बार बार समझेंगे कि आप इस पेपर को कम से कम, कोई अगर आपको कहता है कि नोट से कर देंगे आप, तो भूल जाइए इसको। 2019 कलाम का फिर से सवाल है, जहां हृदय में शुचिता है वहां चरित्र में सुंदरता है, जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र में सुव्यवस्था है, जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। कलाम ने हृदय पवित्र होगा तो उससे विश्व शांति होगी, उससे घर बेहतर होगा, उससे राज्य बेहतर होगा, सब बनाया। इसका तो कह रहे हैं कि आदमी ठीक होगा तो उसी ठीक आदमी से ठीक परिवार से ठीक समाज से ठीक राष्ट्र, और ठीक राष्ट्र से ठीक दुनिया। सारा किस पर डिपेंड कर आदमी पर। आदमी की क्वालिटी कैसी है इसी सब कुछ है। 10 नंबर का सवाल है। अब आदमी की क्वालिटी कौन बनाता है, फिर से आप कहेंगे अवृत्ति और इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशंस आपके अंदर है या नहीं, एटीट्यूड आपका सही है या नहीं। तो कलाम का मानना क्या है, बिना सही एटीट्यूड और सही इमोशनल कंटेंट के आप ठीक आदमी नहीं बनेंगे, और सही एटीट्यूड और सही इमोशंस के बिना अगर आप ठीक आदमी नहीं बनेंगे, आपका चरित्र बेहतर नहीं बनेगा, तो आपका घर बेहतर नहीं बनेगा, घर बेहतर नहीं बनेगा, समाज बेहतर नहीं बनेगा, समाज बेहतर नहीं बनेगा, राष्ट्र बेहतर नहीं बनेगा, राष्ट्र बेहतर नहीं बनेगा, तो उसमें शांति नहीं होगी। ये क्वेश्चन भी इंडायरेक्टली एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस का। इसमें भी आपको दिखाना होगा दुनिया में जितनी अशांति है, राष्ट्र में जितनी समस्याएं हैं, वो सब एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी से, एटीट्यूड की गड़बड़ी से इमोशनल इंटेलिजेंस पैदा हो रही है। इस स्टेटमेंट को भी समझा सकते हैं। 2019 में भी इस तरह का सवाल कलाम से पूछा गया, इसमें आप एटीट्यूड और इमोशनल इंटेलिजेंस से उसको सॉल्व करेंगे।
2020 में क्वेश्चन पूछा है, सकारात्मक आवृत्ति एक लोक सेवक की अनिवार्य विशेषता मानी जाती है जिसे प्राय नितांत दबाव में कार्य करना पड़ता है। एक व्यक्ति की सकारात्मक आवृत्ति में क्या योगदान देता है? पॉजिटिव एटीट्यूड को इन्होंने जोड़ा है दबाव का सामना करने से। इसका तरफ से 3 सवाल है। 2020 का कोर का बी, इसमें एक सवाल है सकारात्मक, मतलब आपको सवाल अगर तोड़ेंगे आप तो एक सवाल बनेगा सकारात्मक आवृत्ति क्या होती है, ये इसका पहला भाग। दूसरा, सकारात्मक आवृत्ति लोक सेवक को दबाव का सामना करने में कैसे सक्षम बनाती है, जो लोक सेवकों के लिए जरूरी है। तीसरा, सकारात्मक आवृत्ति बनती कैसे, कौन सी चीज है जो सकारात्मक आवृत्ति बनाती है? व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू ए पॉजिटिव एटीट्यूड इन पर्सन? व्हाट कंट्रीब्यूट्स? सकारात्मक आवृत्ति में किस चीज का योगदान होता है? किसी व्यक्ति में यह कैसे बनती है? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 2020 का, आसान है। सकारात्मक आवृत्ति का मतलब होता है कि एक आदमी, मैंने कहा कि वस्तुओं के प्रति होती हैं वृत्तियां, लेकिन कहा था एक सामान्य सेंस में भी आवृत्ति का मतलब होता है। जब कहा जाए सकारात्मक, उसका मतलब समझ लीजिएगा कि सकारात्मक मतलब जीवन के प्रति सकारात्मक। वहां वस्तु क्या बन जाती है? जीवन। जो आदमी जिंदगी को सकारात्मक तरीके से लेता है वो सकारात्मक आवृत्ति रखता है। जो कार्य को सकारात्मक तरीके से लेता है वो सकारात्मक आवृत्ति लेता है। जो राष्ट्र को सकारात्मक तरीके से लेता है, संस्थाओं को सकारात्मक तरीके से लेता है, वो सकारात्मक होता है। तो जब वस्तु ना बताई जाए और सकारात्मक आवृत्ति लिखी जाए तो उसका मतलब होता है क्या? कार्य, जीवन, संस्थाएं, सिविल सेवा या लोक सेवा की संस्थाएं, उनके प्रति सकारात्मक नजरिया, जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया, कार्य के प्रति सकारात्मक नजरिया। तो क्या क्या होता है सकारात्मक आवृत्ति में? सकारात्मक आवृत्ति जब इस तरह की होती है, इसमें पॉजिटिविटी होती है, तो एक आदमी कैसा होता है? आशावादिता होती है, उसमें ऑप्टिमिज्म होता है, होप होती है। इसमें यह समझता है कि जिंदगी में संघर्ष भी है। जो जिंदगी पर सकारात्मक नजरिया रखता है जानता है कि जिंदगी में सुख दुख दोनों है, तो जिंदगी की केवल रोजी पिक्चर नहीं बनाता, वो समझता है कि संघर्ष भी आएगा तो उसका सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें सकारात्मक व्यक्ति में होता है दृढ़ संकल्प, इसमें होता है अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब होता है परसिवरेंस, जिसको कहते हो। जानता है कि आपको कई बार लक्ष्य अचीव करने के लिए लगातार लगे रहना पड़ता है, सफलता मिलेगी। नकारात्मक आदमी कौन? निराश हो जाता है, थोड़े दिन एफर्ट करता है फिर बोर हो जाता है। सकारात्मक आदमी थकता नहीं है। सकारात्मक कौन है? सकारात्मक समृद्धि वाला आदमी जो कार्य के प्रति सकारात्मक रखता है, कैसा होगा? इसमें होगी संवेदनशीलता, सेंसिबिलिटी। इसमें होप हो, विल पावर स्ट्रांग हो, परसिवरेंस हो, सेंसिबिलिटी हो, ये सब सकारात्मक आवृत्ति का उदाहरण है। और भी तमाम बातें जोड़ सकते। अब सकारात्मक आवृत्ति लोक सेवक में क्यों पाई जानी चाहिए बताएंगे आप। लोक सेवक को प्रायः राजनीतिक दबाव में काम करना पड़ता है, तो अगर लोक सेवक निराशावादी होगा तो फिर वो दबाव में बिखर जाएगा। दूसरा, लोक सेवक अपने आसपास कई बार बहुत सारे अनैतिक लोगों को पाता है। अगर वो सकारात्मक आवृत्ति वाला नहीं होगा तो ज्यादा लोगों को अनैतिकता का आचरण करते देखकर वो भी अनैतिकता की तरफ बह जाएगा। उसमें दृढ़ संकल्प ना होने पर भीड़ के प्रभाव में आकर अनैतिक बन जाएगा। तीसरा, जीवन में सफलता ना मिलने पर, या जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि प्रमोशन नहीं हुआ ठीक से, ट्रांसफर बार बार हो रहा है, इससे वो निराश होकर अपने लक्ष्यों को छोड़ देगा। वो कई बार इस तरह की भावना से भर सकता है कि अकेले मैं ही थोड़े सिस्टम चेंज करूंगा। तो अगर एक लोक सेवक में यह सब भाव आ गया कि भीड़ से प्रभावित हो गया, संकल्प उसका कमजोर है, रिजल्ट बहुत जल्दी चाहता है, तब वो जल्दी रिजल्ट अगर नहीं आया, भीड़ देखकर लगा कि सब अनैतिक है तो मैं ही नैतिक बन के क्या करूंगा, तो फिर वो दबाव का सामना नहीं कर पाएगा, दबाव बिखर जाएगा। लेकिन एक आदमी जो समझता है क्या कि जीवन को लेकर जो मेरा नजरिया है वो मेरा नजरिया है, और वो होने के मेरे पास पर्याप्त आधार है कि वैसा क्यों होना चाहिए। ज्यादा लोग गलत चीज को चुन रहे हैं, इससे वो चीज सही नहीं हो जाती। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि ज्यादा लोगों को सही का ज्ञान नहीं, ज्यादा लोग कुरीति का शिकार हो गए। जैसे अंबेडकर में क्या थी? सकारात्मक आवृत्ति। अंबेडकर क्या कर पाए? अपने समय के सारे वर्ण व्यवस्था के उच्च जातियों के दबाव को झेल पाए। अंबेडकर उन पर होने वाले व्यक्तिगत प्रहारों को झेल पाए, क्योंकि अंबेडकर दृढ़ निश्चयी थे। अंबेडकर आशावादी थे, वर्ण व्यवस्था को बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है। अंबेडकर में संवेदनशीलता थी, इसलिए अंबेडकर लड़े, जूझे, निराश नहीं हुए और परिवर्तन कर ले गए। जैसे अंबेडकर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वैसा ही बिल्कुल ना। जैसे हम क्या कहेंगे, जैसे भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व, जैसे भीमराव अंबेडकर का व्यक्तित्व, उनमें आशावादिता है, उनमें दृढ़ निश्चय है, तभी तो बदलाव कर पाए। सिविल सेवा को भी सामाजिक बदलाव के लिए जाना है। कोई इतना कमजोर आदमी होगा, छोटी छोटी बातों से बिखर जाएगा, तो ये काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आपके सकारात्मक आवृत्ति होती है आपके अंदर, तो आप छोटे
असफलताओं से प्रभावित नहीं होते, आप बड़े लक्ष्य को हमेशा सामने रखते हैं, आप हमेशा आशावादी बने रहते हैं, तब ये व्यक्ति दबाव का सामना कर पाता है। तो उदाहरण से भीमराव अम्बेडकर के उदाहरण से, टीएन शेषन के उदाहरण से, एक ले लेते सिविल सेवा का टीएन शेषन का, या किरण बेदी का ले लेते। किरण बेदी पहली महिला पुलिस ऑफिसर बनी। उस समय तक पुलिस अधिकारियों को महिला के अधीन काम करने की आदत नहीं थी, क्योंकि सारे बड़े पुलिस अधिकारी पुरुष थे। पुलिस में काम करने वाले सारे कांस्टेबल पुरुष थे, उनको महिला की सुनने की आदत नहीं थी। बात आज से बहुत पहले की, 40 साल पहले की हो गई। 30-40 साल पहले समाज बड़ा सकारात्मक था। तो किरण बेदी कैसे आगे पहली महिला? क्योंकि उसमें सकारात्मक वृत्ति थी, और किरण बेदी सफल महिला पुलिस ऑफिसर बनी, किसी की नहीं सुनी। तो यहाँ भीमराव अम्बेडकर की तरह हम क्या कह सकते हैं, जैसे किरण बेदी। तो किरण बेदी, टीएन शेषन, भीमराव अम्बेडकर का एग्जांपल लेकर हम समझा सकते हैं कि सकारात्मक वृत्ति व्यक्ति को दबाव का सामना करने में कैसे सक्षम बना। व्यक्ति को अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है। सकारात्मक वृत्ति कौन है? जिसमें व्यक्ति क्या होता है, आत्मविश्वास रखता है। उसका क्या होता है, मूल्यों में विश्वास होता है। मूल्यों में विश्वास रखने वाला, आत्मविश्वास रखने वाला, आशावादी, दृढ़ संकल्पी, संवेदनशील, अध्यवसायी, ये सकारात्मक वृत्ति, और इसी से हम दबाव का सामना करते हैं। पहली बात को आप इस तरीके से लिखेंगे। दूसरी बात, मतलब पहली बात सकारात्मक वृत्ति क्या हो गई, वो मायने हो गया। सकारात्मक वृत्ति लोक सेवक को दबाव का सामना करने में कैसे सक्षम बनाती है। अम्बेडकर का एग्जांपल लिया, किरण बेदी का एग्जांपल लिया, टीएन शेषन का लिया, ऐसे समझा देंगे। ये लोग अपने समय भीड़ से अलग हो गए, इन्होंने बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए, ऐसे करती। और तीसरा है सकारात्मक वृत्ति में किस चीज का योगदान होता है, बनती कैसे। ताकि इतनी जगह ऐसी बात आएगी तो एक तो आप वहां हर जगह क्या लिखेंगे, इमोशनल इंटेलिजेंस। अगर एक आदमी में भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो आप पाते हैं उसमें, आगे पढ़ाएंगे, टॉपिक पढ़ा नहीं आपने, इसका इस्तेमाल हो रहा है कई जगहों पर, तो करुणा पैदा होती है, और करुणा से सेवा भाव पैदा होता है। और एक आदमी में सेवा का भाव आ गया अगर, तो फिर वो प्रभावित नहीं होता छोटी मोटी चीजों से। मदर टेरेसा छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होती, गांधी छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होती, करुणा, बुद्ध छोटी मोटी चीजों से प्रभावित नहीं होते। करुणा, प्रेम, ये क्या करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। इसका मतलब किसी व्यक्ति में प्रेरणा होनी चाहिए, किसकी, सेवा की प्रेरणा। सेवा की प्रेरणा, सेवा का मूल्य, ये व्यक्ति में सकारात्मक निर्माण में मदद करता है। दूसरा आप पढ़ेंगे एक और टॉपिक, इसको भी आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये नई चीज नहीं मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, टॉपिक है आपके सिलेबस में, पढ़ना सिर्फ बाकी है। अन्यथा आप ये पाएंगे कि इसमें भी नोट्स का कोई इस्तेमाल नहीं है। आपको सोचना था यहाँ सत्यनिष्ठा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे वो सिविल सेवक जो सत्यनिष्ठ होते हैं, वो लोग सेवक जो सत्यनिष्ठ है, उनमें सकारात्मक वृत्ति बनती है। जो सत्यनिष्ठ नहीं होंगे, बिन पेद के लोटे होंगे, कभी इधर कभी उधर, सत्यनिष्ठ आदमी बिल्कुल अडिग रहता है। तीसरा आपने देखा था गांधी जैसे कहते हैं क्या, आदमी जब स्वराजी हो जाता है, इच्छा उच्छा के पीछे नहीं भागता, तो फिर छोटी बड़ी चीज प्रभावित नहीं होता। कौन प्रभावित होता है, लालची आदमी। तो लगता है हमारा ट्रांसफर कर देंगे मलाईदार पोस्ट से तो हम दिक्कत में आ जाएंगे, तब वो आदमी लालच के कारण समझौता करने लगता है। तो समझौतावादी आदमी लालची होता है। लालच को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आप समझौतावादी नहीं रह जाएंगे। तो गांधी का स्वराज, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सत्यनिष्ठा, ये सब बातें हैं जो एक व्यक्ति के सकारात्मक आवृत्ति में योगदान देती है। 2020 तक का क्वेश्चन हमने कर लिया। 21-22 अपने से करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो उसको बताऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन करवाया है, जितने तरह के क्वेश्चन कर लिए इन पर प्रैक्टिस कीजिए। आगे और क्वेश्चन हम करेंगे। तो हमने एटीट्यूड पर इतने क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन में अगली कक्षा में करवाने के बाद फिर ईआई पर आगे बढ़ूंगा। तो आइडिया ये है कि अभी जो खंड है इन पर आपको कुछ प्रैक्टिस करवाई और दिखाया जाए कि इनको जो पढ़ रहे हैं आप, उनके अनुप्रयोग से आप ये सवाल कर पाएंगे। अगर अभी नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे सोचना शुरू कीजिए, धीरे धीरे आप कर लेंगे। आज यहीं तक।